नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो खैर आज मार्केट ने सुबह सुबह जो 2 मिनट के अंदर 10,600 को गेन किया था, अब करीब 1 घंटा ही है बाजार बंद होने में, लेकिन वो 600 नहीं टूटा। मार्केट ने आज 10,600 को अच्छी तरह से संभाल के रखा। हालांकि लीडर तो आज भी एब्सेंट था। आज मार्केट का उस पर बड़ा लीडर नहीं था, हाँ, लेकिन जो थेमेटिक चर्निंग हो रही है मार्केट के अंदर वो आज भी देखने को मिली है। आज फिर से कुछ एग्रो वाली कंपनियां चली हैं, कुछ लॉजिस्टिक कंपनियां चली हैं, ये मार्केट की आज थीम बनी है। लेकिन एक और अच्छी चीज जो है वो बजट को लेकर हर एक बड़ी खबर अब जी बिजनेस के आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले रॉयटर्स के हवाले से जो खबर आई मिहिर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कह भी रहे थे फिस्कल डेफिसिट सरकार का प्रेस्टीज का इशू है और इस इशू को सरकार गंभीरता से ले रखी है। हर एक कॉर्नर से कहीं ना कहीं खबर ऐसी आ रही है कि जो फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए हो, चाहे वो आरबीआई का डिविडेंड की खबर हो, और अब खबर ये आ रही है कि सरकार 30 से 40 हजार करोड़ रुपए बचा लेगी, क्योंकि रिफंड नहीं करना चाहती है, उसको लेट किया जा रहा है। करीब 50,000 से ऊपर के जो भी रिफंड है उसको फिलहाल रोकने की बात है। देखिए, इसकी दो चीजें हैं। अगर ये रिफंड रुकता भी है तो बजट पेश होना है 1 फरवरी को, और उसमें जो अकाउंट पेश होगा वो होगा 31 मार्च तक का। हाँ। अब अगर जो रिफंड है उसे क्योंकि वैसे भी इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, अब अगर आपने इस रिफंड को रोक लिया 1-1.5 महीने के लिए रोक भी लिया, तो वो सीधा शिफ्ट होता है आपके नेक्स्ट ईयर की बुक्स पे, ओके, फाइनेंशियल ईयर पे। तो उससे सरकार को ज्यादा वक्त भी मिल जाता है और आपकी जो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा है वो इंटैक्ट रहता है, उसकी जो सैंक्टिटी है वो बनी रहती है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इससे जो संदेश जाता है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कंसर्न भरा होता है। लेकिन देखिए, 2 चीजें हैं। आप 2-3 चीजों को अगर जोड़कर देखेंगे, एक तो आरबीआई की तरफ से एडिशनल डिविडेंड को मंजूरी, टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को धीमे करने का आदेश, ऊपर से एयर इंडिया का विनिवेश जो कि इसी साल होना है वो, और उसके साथ अभी भी सरकार के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो सीपीएसई के ईटीएफ का दूसरा हिस्सा ला सकती है, भारत 22 का, और या तो फिर कुछ और विनिवेश अगर हो जाता है ये साल खत्म होने तक, तो फिर ये जो पूरा बवाल मचेगा बजट पेश होने के बाद, अगर फिस्कल स्लिपेज देखने को मिला तो उसकी दवाई सरकार के पास पहले से तैयार होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है। हमारे साथ हमारे वित्त मंत्रालय के संवाददाता मौजूद हैं, आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, ये बड़ी खबर है और वो खासकर इस लिहाज से क्योंकि वैसे ही सरकार की जो फिलहाल खर्च करने की क्षमता है उसे लेकर और फिस्कल स्लिपेज को लेकर कंसर्न्स बनी हुई हैं, उसके बीच अगर ये जो रिफंड है उसकी प्रक्रिया को धीमा किया जाता है तो ये डेफिनेटली एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, देखिए, ये जो खबर आई है इससे सीधा मतलब ये है कि सरकार अपने बैलेंस शीट का हिसाब किताब देखना चाहती है, और जो जिन लोगों ने भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था, अगर उनके रिटर्न बिल्कुल ठीक हैं तो वो जो तुरंत प्रोसीजर में आ जाते हैं, उनको रिफंड भी मिल जाता है। लेकिन जिनमें कुछ सवाल जवाब या कुछ क्लैरिफिकेशन होते हैं तो उनमें समय लगता है, और ऐसे लोग तमाम जितने भी हैं उन सभी लोगों का रिफंड जो प्रोसेस है, सरकार इस वक्त खास तौर से अगर बजट के वक्त की बात देखें तो ये देखा गया है कि पिछले कई सालों से इस तरह का प्रोसीजर अपनाया जाता है कि बजट के पहले सरकार चूंकि अपने बैलेंस शीट को देखना चाहती है, अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब लगाती है, और इसके तहत एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत ये किया जाता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो स्टेट्स को फंडिंग रिलीज करनी होती है उसकी भी गति को धीमी कर दी जाती है इस वक्त। ये जो सिस्टम है ये शुरू हुआ था चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे तब से। ये हालांकि वित्त मंत्रालय में इस तरह का कोई मेमोरेंडम या इस तरह कोई ऑफिस कम्युनिकेशन इशू नहीं होता है, लेकिन ये एक तरह से कहें अंडर एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन है वित्त मंत्रालय के अंदर कि इस समय जब बजट आ जाता है तब उस वक्त कुछ एक अकाउंट में पैसे रहें और रिफंड का प्रोसेस को स्लो कर दिया जाता है, ताकि सरकार को बजट में एलोकेशन में कोई फिलहाल दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो खबर है ये काफी दिनों से वित्त मंत्रालय के एक तरह से प्रोसीजर में है ये, और इस वक्त प्रोसेस को धीमा किया जाता है, खासतौर से वैसे रिफंड के लिए जिनमें थोड़ा सा कोई अभी क्लैरिफिकेशन लेना है या फिर उसको और आगे करना है, और स्टेट्स की फंडिंग को भी कम किया जाता है इस वक्त। बिल्कुल आलोक, इसे हम इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि वैसे ही इस बार थोड़ा फिस्कल स्लिपेज को लेकर कंसर्न बनी हुई है, और वित्तीय घाटे का आंकड़ा हो सकता है कि जो सरकार ने खुद लक्ष्य तय किया था उससे थोड़ा सा ऊपर निकले। अब एक तरफ ये जो रिफंड है उसमें देरी, दूसरी तरफ आरबीआई की तरफ से एडिशनल डिविडेंड, और साथ ही सरकार के पास अभी भी डाइवेस्टमेंट का विकल्प है जहां पर सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इन सब को जोड़कर सरकार कहीं ना कहीं वो जो हिट फिस्कल स्लिपेज के चलते आने वाला है उससे कुशन करने की कोशिश कर रही है।
बिल्कुल सरकार का अपना आंकड़ा है और ये जो प्रोसेस अपनाया जाता है आईटीआर रिफंड को प्रोसेस को धीमा करने के लिए, इसमें माना जाता है करीब 30,000 करोड़ के आसपास पैसे जो है रोक लिए जाते हैं। तो सरकार के पास 30,000 करोड़ अगर रिफंड को स्लो करने की वजह से बचते हैं और जो दूसरे तमाम जो इंतजाम अभी सरकार ने किया, जैसे 55,000 करोड़ अगर देखें तो सरकार ने जो बोरोइंग करके किया, इसके अलावा आरबीआई से कुछ 13,000 करोड़ के आसपास डिविडेंड मिलने की बात है। तो ये सब मिला जुला कर जो बजट पर इस पर सरकार का स्पेंडिंग है उसको किसी तरह से मीट आउट करने की कोशिश की जाती है। और सरकार इस वक्त हालांकि दबाव में तो है, लेकिन माना ये जा रहा है कि सरकार जो पॉपुलिस्ट बजट है या फिर जो मिडिल क्लास को इनकम देने की जो राहत देने की बात है, कहीं ना कहीं सरकार वहां पर एक पूरा फोकस कर रखी हुई है कि मिडिल क्लास को राहत देने के साथ साथ जो अपना फिस्कल स्लीपेज है उसको भी मेंटेन रखे और साथ ही साथ जो स्पेंडिंग बढ़ानी है रूरल सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको भी बरकरार रखा जाए। ठीक है आलोक, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। कुछ और खबर आपके हाथ लगे तो जरूर शेयर कीजिए। लेकिन इस बीच एक खबर और भी थी जो नीचे भी बैंड में आप देख पा रहे थे कि इंपोर्ट ड्यूटी सरकार बिल्कुल नहीं घटाना चाहती चीनी पर। अभी 50% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, सरकार इसको बढ़ाने या घटाने के बिल्कुल मूड में भी नहीं है क्योंकि सप्लाई पर्याप्त है। तो शुगर कंपनी से भी थोड़ा ध्यान रखेगा। ये जो ड्यूटी कट या बढ़ाने की बात थी अब वो कुछ नहीं हो रहा है, जस की तस रहेगी ड्यूटी। तो कुछ शुगर कंपनी अभी वापस थोड़ा आपको स्पेकुलेट करती हुई दिख सकती हैं। बिल्कुल। खैर चलिए एक बार देख लेते हैं मार्केट को इस समय रुझान कैसा है। हमारे साथ समीर चौहान और साथ ही कुणाल सरावगी भी मौजूद हैं। शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और कुणाल, इनफैक्ट 10,600 को आज ठीक ठाक ही डिफेंड किया है मार्केट ने। ये नीचे फिसला भी लेकिन उसके बाद तेजी से ऊपर आ गया। भले ही थोड़ा दायरे में रहा है लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो इसने जो मूव क्रिएट किया था थर्सडे और फ्राइडे को, आज उसे एक्सटेंड किया है। बिल्कुल मिहिर, मुझे लगता है कि 10,600 के ऊपर निफ्टी टिक पाने में कामयाब रहा और मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड जो है निफ्टी का वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। चार्ट्स पर देखें तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 10,600 के बनिस्बत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है वो 10,530 है। और मुझे लगता है कि जब तक 10,530 के ऊपर निफ्टी टिकी हुई है तब तक कोई चिंता की वजह नहीं है, लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड करना चाहिए और ऊपर के लेवल्स आपको निफ्टी पर देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि जो करंट मूव चल रहा है इसका लक्ष्य 10,700 है, तो 100 पॉइंट की तेजी और मुझे लगता है इसी लेग में तेजी की देखने को मिलेगी। आपका थोड़ा सा गला सा खराब लग रहा है कुणाल, आपने कोई कैडिला सन फार्मा की दवाई ली है आज? नहीं, कई सारी मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां ली हैं डिब्बी जी। अच्छा, आज ये मेरे को बताइए कैडिला और सन फार्मा का शेयर कैसे लग रहा है? ठीक है, दवा नहीं तो लिया आपने। देखिए कैडिला मुझे लगता है कि ओवरऑल काफी स्ट्रांग चार्ट है और बहुत वक्त बाद इसमें दोबारा तेजी बनती दिखी है। 450 के लेवल के ऊपर अब ये ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव है। अगला टारगेट यानी कि अगली बड़ी रेजिस्टेंस चार्ट पे सीधा 490 495 के रीजन में, तो यहां से मुझे लगता है 8-10% की तेजी बन सकती है। एक स्टॉप लॉस रखें 445 के आसपास, मुझे लगता है कैडिला बाय करना चाहिए। ठीक है, कैडिला पे ध्यान रखा जा सकता है। 445 का एक स्टॉप लॉस होगा, इस पे आप ध्यान रखें। ये शेयर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर काफी बेहतर बताया जा रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान और भी हैं, मेरे साथ टीएस हरिहर भी हैं, साथ ही विजय चोपड़ा भी हैं, समित चौहान है मेरे साथ। इनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि बाजार के अंदर करना क्या है। खैर मार्केट अभी बना हुआ है 600 के ऊपर ही। हरी शुक्रिया। अभी देखिए न्यूज फ्लो मार्केट का और बढ़ेगा बजट को लेकर। जैसे अभी भी हम खबर भी देख पा रहे थे कि सरकार थोड़ा रिफंड स्लो करना चाहती है। कल खबर आई कि डिविडेंड ज्यादा देगी आरबीआई। इसी सेगमेंट में मार्केट ओरिएंटेड कोई सेक्टर है, कोई पॉकेट है? ये साइक्लिक तो चल रहा है, जैसे आज लॉजिस्टिक चल रहे हैं, एक दिन पहले डीबीटी की खबर की वजह से फर्टिलाइजर चल रहे थे। ऐसा कुछ एक सेक्टर है जिसमें बस बाकी है अभी? देखिए पहली बात आई थिंक ये रिफंड डिले करने का यदि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा। देखिए ऑलरेडी जो इंडियन कंपनीज है, खास करके जो मिड साइज कॉर्पोरेट्स है, ये जीएसटी रिफंड के डिले से काफी परेशान है। तो आपको एक तरफ से जीएसटी रिफंड डिले होगा, दूसरी तरफ से डायरेक्ट टैक्स रिफंड भी डिले होगा। तो आई थिंक काफी हद तक इनकी लिक्विडिटी में एक फर्क आ सकता है। तो आई वुड बिलीव दैट ऐसा कोई बड़ा अनाउंसमेंट आया तो मार्केट्स के लिए नेगेटिव हो सकता है। जहां तक आरबीआई डिविडेंड्स का सवाल है, देखिए ये तो एक अकाउंटिंग एंट्री है। फिलहाल तो मुझे आई डोंट नो हाउ द आरबीआई इज गोइंग टू पे डिविडेंड, क्योंकि उनका एनीवे जो रेवेन्यूज था वो 15,000 करोड़ घट गया था बिकॉज ऑफ हायर नोट प्रिंटिंग कॉस्ट। इसके अलावा 13,000 करोड़ वो लोगों ने आरबीआई ने रिजर्व में ट्रांसफर किया। क्या ये रिजर्व से वापस लेके गवर्नमेंट को पे करेंगे, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। बट आई वुड बिलीव दैट यदि वो रिफंड डिले करने का बात हुआ तो डेफिनेटली काफी मिड कैप कंपनीज के लिए नेगेटिव हो सकता है। देखिए हरी, इसमें एक्चुअली दो चीज है।
एक तो अगर ये रिफंड डिले होता भी है तो भी इट इज नेवर ऑन रिकॉर्ड, यू नो, इट्स अ वेरी अनसेड अंडरस्टैंडिंग कि आप थोड़ा डिले करके एटलीस्ट यू प्रोटेक्ट योर बुक्स फॉर द रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये है। दूसरा, अभी के लिए मानकर चलते हैं कि आरबीआई विल समहाउ मैनेज टू पे आउट एक्स्ट्रा डिविडेंड। और तीसरा, इसमें अगर हम ये मान के चलें कि सरकार एडिशनल को डाइवेस्टमेंट कर देती है, चाहे वो ETF के जरिए करे या फिर एयर इंडिया के जरिए करे, बट इन लेवल्स पर हरी जो फिस्कल स्लिपेज है उसे आप कितना प्राइस्ड इन मान रहे हैं? बिकॉज मार्केट सीम्स टू बी मूविंग इन वन डायरेक्शन राइट नाउ, और ऐसा लग नहीं रहा है कि इस चीज को लेकर फिलहाल चिंतित है बाजार, जबकि वॉइसेस इस तरह के कई सारे हैं। मॉर्निंग वी आर स्पीकिंग टू राजीव कुमार नीति आयोग से, तो उन्होंने भी कहा कि 25-50 बेसिस पॉइंट का स्लिपेज शुड नॉट रियली बॉदर एट दिस पॉइंट। नहीं मीर, मैं भी मानता हूं कि 50 बेसिस पॉइंट स्लिपेज में कोई खास चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं जब ये पिछला बजट अनाउंस किया गया था तब गवर्नमेंट ने साफ कहा था कि ये बार बजट का एक रेंज टारगेट कर रहा है फिस्कल डेफिसिट का, तो 50 बेसिस पॉइंट्स का रेंज एनीवे गवर्नमेंट ने दिया था। दूसरी बात यह है कि ये फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से ये बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट मोर द नेक्स्ट 1 ईयर, और यदि गवर्नमेंट का रूरल स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो मुझे लगता है कि इट इज एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंग इवन इफ द फिस्कल डेफिसिट गो अप। देखिए, दुनिया में पूरा एक काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी अडॉप्ट किया जाता है, जब स्लो डाउन होता है तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने देते हैं। आई थिंक हम लोगों ने काफी 2-3 साल से काफी डिसिप्लिन रखा है, तो 50 बेसिस पॉइंट मुझे नहीं लगता कोई खास नेगेटिव होना चाहिए। ऑन द कंट्री में मानता हूं कि ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक दो शेयर जो अभी चले हैं जरा वो भी आप देखिए, उसके बाद फिर आज के खबरों वाले शेयर्स भी आपके सामने उतारेंगे। वीनस रेमेडीज देख सकते हैं, शानदार मूव आया है, शेयर 16% ऊपर है। फार्मा का तो खैर दिन है आज, ये साल ही फार्मा का लग रहा है। शुरुआती हफ्ते से ऐसा लगा कि फार्मा की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने पिछले 2017 के और 17-18 के अंदर आते आते अच्छे गेंस ना देना शुरू करे हो। बालाजी माइंस, ये शेयर भी अच्छा चल गया आज, ये केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है, आज सुबह से बस था इसमें, खैर अच्छा मूवमेंट दे रहा है। एक MBL इंफ्रा भी है, इसके अंदर अभी भी बाइंग आना शुरू हुई है। इस पूरे शो के अंदर दौरान इस पे ध्यान रखिएगा, ये वैसे लो वॉल्यूम वाला काउंटर है लेकिन अभी इसके अंदर खरीदारी से ये शेयर भी थोड़ा तेज हुआ है। और HOEC, ये शेयर तो खैर अच्छा मोमेंटम दिखा ही रहा है, ये ऑयल से सीधा कनेक्टेड शेयर है। आज कोई हलचल नहीं है लेकिन क्लोजिंग में वेरी गुड वॉल्यूम के साथ अभी 4.5% ऊपर आ चुका है। तो इन सभी शेयर्स पर आज हमारा फोकस होगा। विजय चोपड़ा भी हमारे साथ है और साथ ही समित चौहान भी है। विजय, शुक्रिया समय देने के लिए। अगर मान लिया जाए बजट एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर के अंदर मैं 2 शेयर ही लेना चाहता हूं, सिर्फ 2 ही शेयर के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं कि मेरा 10 का पोर्टफोलियो है, 20% में मनी एलोकेट कर सकता हूं। सर, वो 2 शेयर कौन से हैं? मुझे एग्रीबेस स्टोरीज में RCF और NFL दोनों अच्छे लगते हैं, तो ये 2 शेयर्स मेरी टॉप चॉइस होगी। ठीक है, एक RCF और एक NFL आप बता रहे हैं, एक नेशनल फर्टिलाइजर और एक RCF, फर्टिलाइजर के दोनों शेयर चुने हैं इन्होंने। बिल्कुल, वहां पर अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है। खैर चलिए, अभी जो खबरें आई हैं ना, ऐसे भी कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। एक तो जीवी के, इसमें जो अभी खबर आई है, नवी मुंबई एयरपोर्ट को लेकर इन्होंने सिडको के साथ कंसेशन का करार किया है, उसके बाद ये काउंटर अच्छा मुंह दे रहा है। कुछ और काउंटर्स जिस पर बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है, इसमें एक तो फिलिप्स कार्बन है, ये इस समय करीब 18% ऊपर है। वीनस रेमेडी 16%, दीपक नाइट्राइट ये 16% ऊपर है। ईस्ट इंडिया होटल्स ये 15% ऊपर चल रहा है। ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर आज मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। BASF ये काउंटर करीब 10% ऊपर है। इंडो सोलार के काउंटर पर भी मूव है, करीब 10% का वॉल्यूम्स के साथ ये चला है। समेत इनमें से कोई काउंटर है आपके रडार पर इस समय? देखिए, ये सब स्टॉक्स की अगर बात करें तो जिसमें वीनस रेमेडीज में लेकिन अच्छा खासा उछाल आ गया। सुबह हम देखें तो इसमें थोड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही थी, बट उसके बाद हम देखें तो एक मैसिव इसमें बाइंग इंटरेस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे अभी 10-15% चलने के बाद ये स्टॉक्स में बाय करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट हमारा मानना है LIC के अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने रिसेंटली अंडर परफॉर्म किया है, बट कहीं ना कहीं आज इसमें ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ये स्टॉक पॉइज्ड है एक डिसेंट अपमूव देने के लिए। तो यहाँ पे हमें लगता है कि LIC हाउसिंग एक पॉजिटिवली पॉइज्ड है और इसमें एक अच्छी खासी रैली हम आने वाले 2-3 दिनों में देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई स्टॉक पिक करना है तो डेफिनेटली LIC एक प्रेफर्ड पिक रहेगा, जिसमें हमें लगता है कि 600-602 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में आ सकता है। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस की दिग्गज कंपनी है। वैसे भी इस बजट के अंदर हाउसिंग फाइनेंस, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर फिर से कोई बड़ा बयान आ सकता है, इसलिए ये भी नोटिस करने वाला शेयर है LIC हाउसिंग, इस पर जरूर आप ध्यान दें। अच्छा, कुछ खबरों वाले शेयर्स भी हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। बताएं पूजा, ऐसे शेयर्स।
जी, बाजार खुलने के बाद जो खबर निकल कर आई है उसमें सबसे पहले प्रकाश इंडस्ट्रीज, इसकी बात कर लेते हैं। कंपनी के नतीजे आए हैं और काफ़ी शानदार नंबर्स देखने को मिले हैं। अदर इनकम में अच्छी बढ़त हुई है और मुनाफे की बात करें तो 5 गुनी बढ़त देखने को मिली है। नतीजे आने के बाद अच्छा रिएक्शन देखने को मिला स्टॉक में और इस वक्त भी करीब 8% की मजबूती के साथ प्रकाश इंडस्ट्रीज का शेयर ट्रेड कर रहा है। HCC कंपनी को ऑर्डर मिला है, 484 करोड़ का ऑर्डर मिला है और पुणे मेट्रो के लिए ये ऑर्डर दिया गया है और इस खबर के बाद भी अच्छा एक्शन स्टॉक में देखने को मिला। L&T, यहाँ पर भी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब 2200 करोड़ का ऑर्डर मिला है आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। बाजार बंद होने के बाद ये भी खबर आई थी तो ये स्टॉक भी आज फोकस में था। हिंडाल्को, यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि एल्यूमिनियम के दाम में कीमतों में कंपनी ने करीब 1 से 2% की कटौती की है और नई दरें 6 जनवरी से लागू होंगी। तो हिंडाल्को भी आज मार्केट के दौरान फोकस में रहा है। और इसके अलावा SBI और वीजा स्टील के स्टॉक को देखिए 4% ऊपर है। यहाँ पर SBI की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं कि वीजा स्टील के खिलाफ NCLT में केस दर्ज कर दिया गया है और कंपनी के ऊपर करीब 2,500 करोड़ का कर्ज है। वीजा स्टील की तरफ से कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं कि इस मसले पर SBI के साथ बातचीत कर रही है और जल्द ही कुछ रिस्ट्रक्चरिंग का सॉल्यूशन, कर्ज के निपटारे के लिए कुछ सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। तो ये जो स्टॉक्स भी आज फोकस में थे। ठीक है, कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों में है। मेरी एक और चीज भी है, आज सुबह सुबह आपने एक ट्रिगर बताया था, वो था अर्निंग्स का। इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, आज देखिए उन दोनों के अंदर अच्छी बाइंग है। ये टिपिकली बुल रन का ही ट्रेंड होता है कि अर्निंग से पहले वो कुछ मूवमेंट दिखाने लगती है। माने ऐसा कि इन्फोसिस और इंडसइंड निराश नहीं करेगा? नहीं, देखिए कम से कम हमें मानना चाहिए कि कोई नेगेटिव सरप्राइज निकल कर नहीं आएगा। अब तक जिस तरह का मार्केट का मूव रहा है, लेकिन ओवरऑल ही मार्केट इतने मोमेंटम में है तो अगर कहीं पर थोड़े से डाइसी या फिर डाउटफुल नंबर्स आने भी हैं तो वो इस समय कितना प्राइस्ड इन है वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल ही देखिए ना, मार्केट की ट्रैजेक्टरी जिस तरह की है, ये अर्निंग सीजन के अंदर जा रहा है विद लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म और इसीलिए थोड़ा कॉशन बरतना जरूरी भी है यहाँ पर। जो सुबह गौतम शाह भी बोल रहे थे कि अपसाइड थोड़ी सी लिमिटेड है यहाँ पर। लेकिन कुणाल, ये जो आपने कहा कि अभी यहाँ से और 101 पॉइंट का मूव निफ्टी पर देखने को मिल सकता है, अब इसे अगर हम जोड़कर देखें एक प्री बजट रैली के साथ, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि निफ्टी कोशिश करेगा 10,700, 800, 900 तक का लेवल चेज करने की बिफोर बजट? देखिए, पूरी संभावना है मिहिर। मुझे लगता है कि जिस तरह का स्केप्टिसिज्म है जनरल इन्वेस्टिंग पब्लिक के बीच में इस रैली को लेकर के, और काफी बड़े शॉर्ट्स भी अभी भी सिस्टम में बने हुए हैं, लोगों ने बहुत अग्रेसिवली पुट भी खरीदे हुए हैं इस उम्मीद में कि करेक्शन तो आना ही है और करेक्शन काफी बड़ा होगा। मुझे लगता है कि आमतौर पर जो लोग उम्मीद करते हैं वैसा बाजार का डायरेक्शन नहीं होता है, तो मुझे लगता है मार्केट डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा और बहुत संभावना है कि आपको बजट से पहले ही 10,800 के लेवल्स आते होते। आज सुबह हमने गौतम शाह से बातचीत की थी, क्योंकि आगे बढ़ना है तो एक बार पहले उनका व्यू भी देख लेते को लेकर उनका नजरिया क्या है। So short term things look okay. We are looking at another 200 points upside. Our first half of 2018 target is 11,111. So that's something that we are sticking to. But at the same time, let me point out that this year is not going to be about the index. I think the index will not see a great move, but stocks and sectors will do very well. And it's very important at this juncture that you don't chase the winners. You know, there are a lot of underperforming sectors which have made a comeback in the last 1 month. And those are the sectors, you know, that we are recommending our clients. And on the downside, I think till the Nifty is above 10,340, which we are telling our clients to use as a trailing stop loss, I think one can comfortably stay long. We feel that the pharma index per se can give you a return of anywhere between 12 to 15% over the next 6 to 8 months. So if that happens, many of the popular stocks can appreciate 15 to 20%, which is very big, you know, for some of these big stocks. So we are very positive on pharma, and I think more importantly, the risk reward to enter pharma at these levels is very justified. We have been recommending our clients metal stocks. I think metals is going to be the story of 2018. Some great setups, frontline metal stocks can give you anywhere between 20-25% over the next 6 to 12 months. So when you have such reliable looking charts and fundamentals in place, why look at some of the other themes where things are a little more? ठीक है, तो यहाँ पे गौतम शाह यही कह रहे हैं कि वैसे तो उनको लगता है कि बजट से ठीक पहले हो सकता है 11,000 भी मार्केट पा ले। अगर कुछ लीडर आता है तो हो सकता है रिलायंस वापस लीडरशिप गेन कर सकता है। ITC, HUL जैसे शेयर्स पे भी थोड़ा ध्यान रखें। ये फ्रंटलाइन काउंटर्स में आपका कन्विक्शन कहाँ पे सबसे ज्यादा है विजय? देखिए, मुझे लगता है कि फ्रंटलाइन में जो चीज नहीं चली है उस पर आप दाव लगा सकते हैं।
ITC मुझे बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। टाटा मोटर्स एक और काउंटर है जहां पे हमने बिल्कुल भी कुछ खास मूवमेंट नहीं देखी। स्टॉक्स लाइक ONGC मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी फ्रंटलाइन कंपनी है। स्टॉक्स लाइक भेल, इसमें भी हमने अच्छा एक्शन देखा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बड़े काउंटर्स हैं। L&T में हमने पिछले कुछ दिनों में 100 रुपए की तेजी देखी। मुझे लगता है कि 100 से 150 रुपए की तेजी और इसमें दिखाई देती है। जब हमने छोटे मझोले कंपनीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में है काफ़ी तेजी देखी, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दिग्गज यदि हमारे इंडेक्स पे कोई है तो वो L&T है। तो ये कुछ कंपनीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फार्मा में मेरे को सन फार्मा, औरो जितने भी मेजर लुपिन है, ग्लेनमार्क है, जितनी भी लार्ज कैप फार्मा कंपनीज हैं, इन सब में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि फार्मा साइडवेज रहा है 2 साल तक, और मुझे लगता है कि 2018 में अच्छी तेजी फार्मा में देखी जा पाएगी। वो खाट हमने देखा है कि इस तरीके से लगभग डबल हुआ पिछले 1.5-2 महीनों में। तो आई एम फेयरली होपफुल ऑन दीज कंपनीज। मेटल्स पर इस समय आपका व्यू क्या है समित, और मेटल में टॉप पिक कौन सी है आपकी? देखिए, ये लेवल पे अगर आप शॉर्ट टर्म नजरिए से देखो तो यहाँ पे ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक वर्टिकल रैली देखी है 2 महीनों में, और उसके पहले भी अगर देखें एक माइनर कंसोलिडेशन के पहले भी एक स्ट्रॉन्ग सर्ज थी। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म नजरिए से यहाँ पे फिलहाल मेटल काउंटर्स को हम इतना एग्रेसिवली रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपके एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है तो बने रहिए, रिवाइज स्टॉप लॉस रखिए और हायर लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। बट ओवरऑल अगर आप मीडियम टर्म व्यू से देखते हो तो टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को ये हमारे प्रेफर्ड पिक रहे हैं। ठीक है, आज कुछ एक वैसे शेयर्स में जो मार्केट के अंदर कई दिनों से रिदम दिखाई रहे थे, जैसे कि रेन इंडस्ट्रीज। एक बार ये दिखाएं आपको कि 3-4 दिन से शेयर अच्छा मूव दे रहा है, रेन इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छा मूव आया है। एक और शेयर है BF यूटिलिटीज, ये शेयर भी आज 7% ऊपर है। टिपिकली ये बजट से पहले ही चलता है। BF यूटिलिटीज एक बार देखिए कुणाल आप, ये आज अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल डिब्बी, मुझे लगता है चार्ट काफी अच्छा है। एक ब्रेकआउट आया है 540 के ऊपर, अब ये चल रहा है 560 के आसपास। मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस है वो 600-612 के आसपास है, तो काफी बड़ा गैप है अभी। तो इन स्तरों पर भी बाइंग कर सकते हैं। अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप है और ब्रेकआउट भी 540 के ऊपर बहुत क्लियर है, तो मुझे लगता है बाय करें। 540 का स्टॉप लॉस रखें, 610 होगा टारगेट अगले 15 दिन के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ रेलवे के शेयर्स आप जरूर देखिएगा, उसके अंदर धीरे धीरे मूव है। टेक्समैको रेल आप देख सकते हैं करीब 4%। SCC कुछ ब्रिजेस का काम करता है, ये भी आज शेयर करीब चल रहा है, अच्छा मूव दे रहा है। तो रेलवे से जुड़े हुए काउंटर्स के अंदर भी अच्छा मूव है, इसमें भले है सिलेक्टिव, इसमें मूव अच्छा है। और एक मैं मिड कैप के गेनर्स देख रहा था, आज जो होटल स्टॉक्स हैं उसमें मूव अच्छा देखने को मिला। आप इंडियन होटल्स को देखिए, ये लीड कर रहा है इस पूरे स्पेस को, 6% ऊपर और काफी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ चला है। लेकिन इसके अलावा अगर आप EIH को देखें या फिर EIH एसोसिएट होटल्स को देखें, इन सब में भी मूव अच्छा है और ठीक वॉल्यूम्स के साथ चल रहे हैं। हरी, यहाँ पर आपका व्यू क्या है ऑन अ स्टॉक लाइक मे बी इंडियन होटल्स? Debate. People like me who leans to the Yeah, go ahead, Hari. Go ahead. Sorry. See, I think stocks like an India Hotel, East India Hotel, I think ये पिछले शायद से 3-4 साल में दे आर गिवन फैली डिसेंट रिटर्न्स। पर ये इंडस्ट्री ऐसा है कि यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा है और द रिटर्न्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू कम बैक। तो आज की तारीख में आप मार्केट में देखोगे तो आपको इतने सारे, मैं मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर या मेटल्स में इतने ऑब्वियस लो हैंगिंग फ्रूट्स है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई शुड आई रियली लुक एट अ होटल स्टॉक? फ्रैंकली मुझे लगता है कि आज के मार्केट में जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज है, होटल स्टॉक्स में आपको वैसे रिटर्न्स कभी नहीं मिल सकते। ठीक है, इस समिट जर्सटेल 2 दिन से अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, 3% आज भी है। अब प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए या फिर अभी भी स्टीम है इसमें? जी नहीं, बने रहिए। इफ यू रिकॉल लास्ट 2-3 महीने से हम इसको कंसिस्टेंटली रेकमेंड करते आए 380-400 के लेवल से, और अभी भी हमारा यही मानना है कि ये स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल काफी ज्यादा है। तो हमें लगता है कि अभी भी आप बने रहिए। एक 2 से 3 वीक से कंसोलिडेशन के बाद फ्राइडे को इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया है। आज फॉलोअप बाइंग देख रहे हैं, तो ये स्टॉक 600-625 तक जा सकता है। लेकिन एक शेयर मिहिर आपके सामने रखता हूँ, आइडिया, ये आज 6% नीचे है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में शेयर करीब 11% ऊपर था, आज 6% नीचे है। विजय, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक दिन 11% जैसे हम लेने को आते हैं, कन्विक्शन थोड़ा सा दिखता है, अगले दिन 6% नीचे है। अब मैं लिख के दे सकता हूँ, शायद तेजी वाले ने भी पूरा पैसा नहीं बनाया और मंदी वाले भी बेचारे फंस के बैठ गए। आज वैसे टेलीकॉम पूरा ही, अगर आप पूरा वीक है, चाहे ये आप भारतीय एयरटेल को देखिए, तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। विजय,
जी, मुझे लगता है कि ये फ्रेंजी चल रही है मार्केट में, और कई बार ऐसा होता है कि जब फ्रेंजी चलती है तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स घुस जाते हैं और खबर निकाल के वो स्टॉक फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फंस जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आइडिया कोई ख़राब कंपनी है, मगर एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो था कि रिलायंस जियो ने अपने रेट्स घटाए हैं, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर है। बट अगेन आई थिंक कि दोबारा बड़ा स्ट्रांगली वापस आ सकता है आइडिया, थोड़ा सा समय लगेगा। और टेलीकॉम में ओवरऑल मैं कहूँगा कि कहीं पे अब बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखती। तो चाहे वो भारती एयरटेल हो, चाहे वो आइडिया हो, आइडिया का जो मेरा पर्सनल टारगेट है वो करीब 160 का है, तो रखा जा सकता है। मगर हाँ, नो डाउट कई बार ऐसा होता है कि जब इतने वाइल्ड मूव्स होते हैं कि 15% ऊपर और 7% 8% नीचे, तो रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा डर जाते हैं, नए निवेशक डर जाते हैं। और मगर अगर सिर्फ आप आइडिया को दोष नहीं दे सकते, बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर वाइल्ड मूव्स देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि किसी ने भी मार्केट्स को ऐसे लेवल पे कभी ट्रेड नहीं किया तो तजुर्बा बहुत कम है, बट बहुत वाइल्ड मूव्स हैं मार्केट्स में। बिल्कुल कुणाल, ये जो निफ्टी बैंक का मूव है, एक तो इस पर और दूसरा आईडीएफसी बैंक, इन दोनों पर आपका व्यू क्या है? देखिए, सबसे पहले निफ्टी की बात करें मेरे, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी की बात करें, माफ कीजिए, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी फाइनली आउट परफॉर्म करने लगी है निफ्टी को, जो कि एक बहुत पॉजिटिव और हार्टनिंग साइन है। और अगर बाजार को और ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी काफी वक्त से अंडर परफॉर्म कर रही है। जैसे ही बैंक निफ्टी में 25,850 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो सीधी चाल 400-500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में बन सकती है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव दिखती है। आईडीएफसी बैंक में हमने कल भी तेजी देखी थी और आज भी बहुत कमाल की तेजी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन लेवल्स पर अब ये रुक जाएगा। 65 के आसपास मुझे लगता है स्टिफ रेजिस्टेंस है और वो लेवल्स पार होने की संभावना कम दिखती है। तो मुझे लगता है जिनके पास है, काफी वक्त से लोगों ने वेट किया, इस काउंटर को होल्ड कर रहे हैं। 65 का दाम आए तो एक बार के लिए निकल जाए। ठीक है, कुछ एक शेयर आपको और दिखाता हूँ जिनमें अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एक इसके अंदर अच्छा है। एक EIH भी आप देख सकते हैं, SCL इन्फो भी आप देखिए, और साथ ही साथ देखिए कार्बन के दोनों शेयर, एक तो गोवा कार्बन का सर्किट पे था, फिलिप्स कार्बन भी आज मनीष की तरफ से दिया गया था, ये शेयर भी आज सर्किट पे ही पहुंच चुका है। तो जो थीमेटिक थीम है मार्केट की वो तो खैर थोड़ा प्ले कर रही है। एक और शेयर भी जो चल रहा है वो है इंडिगो का, ये 2% आज ऊपर है, 1200 के ऊपर। वैसे भी ये शेयर ठीक ही माना जाता है। समित क्या करना चाहिए इंडिगो में? खबर पॉजिटिव नेगेटिव हर रोज आ रही है और हर रोज रिएक्शन भी मिल रहा है, क्या करें इंडिगो में? देखिए, ट्रेडिंग नजरिए से बात करें तो ये स्टॉक लास्ट 2 वीक से कंसोलिडेट हो रहा था एक अच्छे खासे रिकवरी आने के बाद। हालांकि आज जो उसमें वॉल्यूम भी अगर देखें तो लास्ट 5-6 दिन के जो एवरेज वॉल्यूम है उसने ऑलरेडी सरपास किए हुए, तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिकेशंस है कि बाइंग लो लेवल्स पे हो रही है और आज भी हम अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो ये मोमेंटम और एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा लग रही है। 1245 1250 के इसके नियर टर्म टारगेट्स रहेंगे। तो हमें लगता है यहाँ पे जैसे ही आज 1225-26 के ऊपर ये क्लोज देता है, एक अच्छी खासी 3 से 4% के रैली हम आने वाले 3-4 दिनों में देख सकते हैं। तो खैर, हमने मार्केट्स में हर एक एंगल से आपके सामने कहीं ना कहीं बात रख रहे हैं। और मोदी सरकार का बजट इकोनॉमी के लिए भी बूस्टर डोज हो सकता है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये रूरल सेक्टर पे ज्यादा फोकस करते हुए सर फिक्की के प्रेसिडेंट रशीद शाह भी कह रहे हैं। रशीद शाह के मुताबिक सरकार बजट में इंडस्ट्री, आम आदमी का भी ख्याल रखेगी, यानी कि इसको ईज ऑफ डूइंग के साथ ईज ऑफ लिविंग भी होगा। रशीद शाह की बात सुनिए, क्या कह रहे हैं वो। इस बार जो हमारी बजट की थीम है या फिर जो बजट का प्रोग्रामिंग है, हम उसे मोदी बूस्टर कह रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार का जो बजट होगा उस पर क्लियरली एक इट विल हैव मिस्टर मोदीज विजन ऑल अक्रॉस द बजट डॉक्यूमेंट। अब वो चाहे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना हो, एग्रीकल्चर को बूस्ट करना हो, फार्मर्स को बूस्ट करना हो या फिर आम आदमी को बूस्ट करना हो, ये कितना सही है? एब्सोल्युटली सही है। आई थिंक ये जो आपने वर्ड यूज किया है, बूस्ट करना, आई थिंक द इकोनॉमी नीड्स अ बूस्ट। आई थिंक ओवरऑल जो है दो अच्छी रिकवरी हो रही है, लेकिन वो जो एब्सोल्यूट फील गुड फैक्टर आता है जब भी वो बूस्ट हो जाता है उसके बाद, तो आई थिंक ये होपफुली ये जो बजट है उसमें वो बूस्ट आएगा। और उसमें मेरा मानना है कि ये रूरल सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल प्रोग्राम्स है, उसमें थोड़ा ज़्यादा बूस्ट आ सकता है। ऑल्सो ओवरऑल आई थिंक ग्रोथ आ रहा है वापस। एंड ये साल अगर रूरल इकोनॉमी भी अच्छी रहे, क्योंकि फूड प्राइसेस भी इम्प्रूव हुए हैं,
अभी काफ़ी फूड आइटम्स पे इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई है, उसकी वजह से भी फूड प्राइसेस बहुत अच्छे स्टेबलाइज हो गए हैं। सो अगर फूड प्राइसेस अच्छे हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होता है, बिजली है, सड़क है, पानी है, ये सब में, तो उससे एक उसका स्पिन ऑफ इफेक्ट भी आएगा और फील गुड फैक्टर भी आएगा। और उसके साथ में आई थिंक बहुत कुछ और भी है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट करना है, जैसे आम आदमी को भी बूस्ट करना है, तो मे बी उधर भी कुछ रिलीफ आ सकती है टैक्स स्लैब्स में। ये सब जो सवाल ये है कि ये जो बूस्ट होगा, इतने सारे बूस्ट करने हैं, उसका खर्चा भी लगेगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो बजट एक बैलेंसिंग एक्ट होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये साल फिस्कल कंसोलिडेशन शायद बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं, और अगर थोड़ा फिस्कल लूजनिंग हो गया तो, और उसमें ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहे, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। बजट 2018 से पहले जी बिजनेस पर उद्योग के सबसे बड़े चेहरे पहुंचा रही हैं जी बिजनेस के जरिए सरकार तक अपनी मांग। कॉर्पोरेट टैक्स 30 से 25 पे ले आएंगे, तो ये साल उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए, तो इससे कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगी। क्या हैं सबसे बड़ी चुनौतियां? कहां फिसल सकती है सरकार? क्या मदद कर सकती है सरकार? ये जो होगा बजट, ये ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, इकोनॉमी को बूस्ट मिलनी चाहिए। फिक्की प्रेसिडेंट राजेश शाह का पूरा इंटरव्यू। मोदी बूस्टर बजट 2018 कैप्टन स्पीक्स में शाम 4:30 बजे। तो बजट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस की स्क्रीन पर सबसे पहले देखें, और इसका सटीक विश्लेषण भी होगा। लेकिन भी जब आप राजेश से बात कर रहे थे, क्या उन्होंने ये बात भी दोहराई कि इस बार इंफ्रा, खासकर ग्रामीण भारत में जो इंफ्रा वाला है सेगमेंट, उसको लेकर सरकार कुछ प्लान कर रही है? प्लान इन द सेंस मतलब कुछ ज्यादा एग्रेसिव होगी क्या इस बार कि सिर्फ बजट वहीं आके रुक जाएगा? नहीं, देखिए, आई थिंक जो इंडस्ट्री और मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस बजट से 2-3 चीजें देखना चाहते हैं। एक तो रिफॉर्म्स के प्रति सरकार का कमिटमेंट। अगर आप ग्रामीण भारत के लिए या फिर किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर आम आदमी के लिए कर रहे हैं, तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा रिफॉर्मिस्ट और प्रोग्रेसिव स्टेप होना चाहिए। आप ये नहीं कि फिर आप पॉपुलिस्ट नहीं होना चाहिए कि आप कोई नई स्कीम लेकर आ गए, आपने पैसे बांटने की बात की, ये हुआ ना, तो ये डेफिनेटली मार्केट का सेंटिमेंट कुछ हद तक स्पूक कर सकता है। और इसीलिए बार बार आप देखिए सरकार की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं उसमें ये चीज बार बार कही जा रही है कि पॉपुलिस्ट तो नहीं होगा, जो राजीव कुमार ने भी अपनी बात में कहा दैट ये सरकार पॉपुलिस्ट बजट लाएगी ही नहीं, ये लाएगी तो ये प्रोग्रेसिव बजट लाएगी, रिफॉर्मिस्ट बजट लाएगी। अगर ये सब होता है ना, तो आई थिंक फिर ये जो फिस्कल स्लिपेज वाली बात आती है ना, उसको बाजार एक बार के लिए नजरअंदाज कर भी देगा। अगर बजट में ये रोड मैप दिखता है कि चलिए ठीक है, आपने फिस्कल स्लिपेज किया है, लेकिन ये डिलीवर करेगा पॉजिटिवली और ग्रोथ को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान रखा जाए कि यहाँ पे पॉपुलिस्ट और प्रोग्रेसिव कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन इस सब में आप मार्केट जरूर रिएक्शन देगा आपको। खैर, कुछ एक और शेयर्स जहाँ पे अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है, जरा वो देख लेते हैं कहाँ पे आज ट्रेड खड़े और कर लेना चाहिए। एक बार ल्यूपिन का चार्ट देखेंगे आपको, मैं आपको बार बार दवा की कंपनी बोल रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कुणाल, ल्यूपिन में क्या करना है? देखिए, लूपिन में हालांकि तेजी देख रहे हैं हम, आज भी कुछ अच्छी तेजी बनी है, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अभी भी बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है डिब्बे। तो मुझे लगता है कि 940 945 के आसपास इसमें कुछ रेजिस्टेंस का सामना इस काउंटर को करना पड़ेगा। तो उन स्तरों पर मेरे ख्याल से जिनके पास पोजीशन है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें तो बेहतर है। ये अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है। इसके मुकाबले अगर आप देखें तो कैडिला, यूनिकेम लैब या फिर वॉकहार्ड, इनके चार्ट्स जो हैं इस स्पेस में ज्यादा बेहतर। ठीक है, वैसे एक ऑर्किड फार्मा को लेकर एक खबर आई है, शेयर तो क्या सर्किट पे पिछले 4 दिन से सर्किट पे, कल भी शायद सर्किट पे लग जाए। इसकी तमिलनाडु में एक यूनिट है, उसमें अब कामकाज वापस शुरू हो जाएगा। आज सर्किट पे है शेयर, आज कुछ ज्यादा आप कर नहीं पाएंगे इसमें अब। बिल्कुल। चलिए, इस बीच फिर से एक बार नए हाई पर गया है निफ्टी ने, अभी अभी नया हाई हिट किया है फिर से एक बार, और स्मॉल कैप और मिड कैप में तो है ही अच्छी तेजी, इस समय काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है सारे ही इंडाइसेस में। अच्छी चीज ये भी है कि फिर से एक बार अगर आप निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट को देखेंगे ना, तो कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट हर तबके से आया हुआ है। फार्मा में अच्छा मूव देखने को मिला है, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा ने अच्छा किया है, एल&टी ने अच्छा किया है, बीपीसीएल पर अच्छा मूव है, जी एंटरटेनमेंट, आईटीसी, इंडिया बुल्स, ऑलमोस्ट सारे ही तबकों से कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। एल&टी पर समेत आपका व्यू क्या है? ये आज भी 2% ऊपर है 1340 के आसपास, एंड जाहिर सी बात है बजट में जो भी कुछ खर्च कर बढ़ाने की
बात होगी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका सीधा बेनिफिशियरी भी ये होगा। देखिए क्लियरली ये पूरे साल मतलब 2017 में अगर हम देखें तो L&T ने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया था और वहां से हम मैसिव रैली कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं। अभी भी अगर रिसेंटली हम बात करें तो लास्ट वीक हमने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट 1250-60 जो एक हर्डल बन चुका था वहां से हमने देखा और उसके बाद हमने एक स्ट्रांग रैली आते हुए देखी। तो ये रैली और एक्सटेंड हो सकती है। फिलहाल तो ऐसे कोई वीकनेस के साइन नहीं है, क्लियरली अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1365 1375 के लेवल्स आने वाले 3-4 दिनों में L&T में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, L&T में कुछ और टारगेट्स मिलेंगे। आज सुबह ऑर्डर की खबर के साथ फ्लैट खुला, लेकिन अब क्लोजिंग अच्छी जरूर करके जा रहा है। अब क्लोजिंग की बात हुई है तो जरा फाइनल बेट भी देख लेते हैं। आज का फाइनल बेट कौन सा है? बताएं रजत। नाहर स्पिनिंग होगा आज का शेयर, जहां पर तेजी जो है वो भर सकती है। देखिए टेक्सटाइल शेयर्स वैसे काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रहे हैं और आज भी कई ऐसी छोटी मझोली टेक्सटाइल कंपनियां हैं जहां पर तेजी बनी है ऐसी मार्केट पे। ये बता दूं आपको कि आर्ली चार्ट्स के हिसाब से 128 129 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको बेस बनाया, उसके बाद एक तेजी देखने को मिल रही है। तो इसी को सपोर्ट मान लीजिए और इसी के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। 6 महीने की ऊंचाई पर है। आज 2 हफ्ते के औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स और 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स लगभग 57% के आसपास का है। बेहतर वैल्यू पिक भी है अपनी खुद की कैटेगरी में, बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहा है। खरीदते हैं तो 136 से 137 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस 129 जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट बेस है आर्ली चार्ट्स के हिसाब से, उसी को एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, चलिए तो नाहर स्पिनिंग पर आप नजर रख सकते हैं। फिलहाल 134 का लेवल। हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ अनिल सिंह भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ एज वी ऑल नो, बस तो काफ़ी है बजट को लेकर। मार्केट्स सीम्स टू बी इन अ वन वे मूव और डेली हम देख रहे हैं कि नए नए हाई बनते जा रहे हैं मार्केट में। डू यू थिंक देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट और रियल इकोनॉमी में जो हो रहा है? चलिए फिर से चलने की कोशिश करते हैं उनके पास। आई थिंक आवाज़ नहीं पहुंच रही उन तक, लेकिन मोमेंटम तो है और अच्छा खासा मोमेंटम है। अब इसमें एक्चुअली विजय एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि काफ़ी समय से, जैसे कुणाल भी कह रहे थे, कि वो इसी इंतज़ार में है कि मार्केट अब करेक्ट हो जाएगा, अब करेक्ट हो जाएगा, और उन्होंने ये जो लास्ट लेग है उसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। उन्हें इस समय आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, मेरी यही सलाह होगी कि वेट फॉर अ करेक्शन होगा। किसी भी बुल मार्केट में करेक्शंस होते हैं और वो हेल्दी होते हैं। अभी प्री बजट रैली चल रही है और संभवतः यहाँ से भी आपको 150-200 पॉइंट और ऊपर निफ्टी जाती दिख सकती है। एक तरह का यूफोरिया भी हम देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं पे भी बजट ने मार्केट्स को डिसअपॉइंट किया तो एक करेक्शन आ सकता है। ये डीप करेक्शन होगा और बहुत फास्ट वापस आएगा। और मैं ये कहूँगा, जब करेक्शन होगा और जो लोग साइडलाइन से पैसा लेके बैठे हैं, बहुत ही अच्छी उत्तम अपॉर्चुनिटी होगी फ्रंटलाइन स्टॉक्स में घुसने की। उस समय आप मिड कैप या स्मॉल कैप में ना घुसिए, क्योंकि फ्रंट लाइन जब गिरते हैं तो वो बहुत तेजी से वापस आते हैं। तो फ्रंट लाइन स्टॉक्स लीजिए, निफ्टी स्टॉक्स लीजिए और जरूर मौका मिलेगा। आज मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं मिहिर, कि यहाँ से भी आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में यहाँ से भी मार्केट्स डबल हैं। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं हुआ है और इंडिया स्टोरी इज गोइंग टू प्ले एंड वी आर गोइंग टू सी मार्केट्स डबलिंग इवन फ्रॉम हियर। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ से कुछ निकल गया है। अभी कोई सज्जन बोल रहे थे कि इंडेक्स में तेजी हो ना हो, स्टॉक्स में बहुत तेजी, और मैं बिल्कुल उस बात से एग्री करता हूं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मार्केट्स में, करेक्शंस का इंतजार करिए, वहां पे घुसेगा। ठीक है, तो करेक्शन का थोड़ा सा इंतजार करते हुए अगर आप एंट्री लेवल को ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिलते रहेंगे। बाजार से ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन हरी एक और चीज़ है, हम ग्रामीण भारत की बात बोलते हैं ना, दोनों कंपनीज मैंने अभी देखी। एक तो मोनसेंटो जो हाइब्रिड बीज के अंदर है, और साथ ही साथ एक और कंपनी भी है कावेरी सीड, एक 3% ऊपर है और एक लाल निशान में है। इन दोनों कंपनीज को आप ट्रैक करते हैं? मॉन्सेंटो को नहीं करता हूँ, बट कावेरी सीड्स डेफिनेटली ट्रैक करता हूँ। और
आई थिंक ये स्टॉक हमको पहले से काफी पसंद रहा है। ये एक बहुत नीश हाइब्रिड सीड्स एरिया में काम कर रहा है। इट्स ए नॉन फूड बेस्ड हाइब्रिड सीड्स जो कि नॉन फूड क्रॉप्स में यूज किया जाता है। तो कावेरी सीड्स हम मानते हैं कि यदि एक बड़ा पुश आया तो डेफिनेटली आई थिंक कावेरी सीड्स कुड बी द वन स्टॉक दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम अ लार्जर रूरल स्पेंडिंग। डिम्पी, जब आप रूरल स्पेंडिंग की बात कर रहे हो, मेरा एक्चुअली निशाना सिर्फ एक स्टॉक पे जाएगा और वो है जैन इरिगेशन। ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से शायद शांत है, पर आई थिंक एक इतना अच्छा पोजीशन में है कि आपको ड्रिप इरिगेशन भी है, आपको फार्म इक्विपमेंट भी है। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो आपको यदि इंडियन एग्री स्टोरी पे प्ले करना है तो आई थिंक जैन इरिगेशन एक्चुअली इज अ स्टॉक वी शुड प्ले बिफोर द बजट। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, अनिल सिंह भी हैं। अनिल जी, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। आप एक ऐसे समय में जुड़े हैं जिस समय आपकी जरूरत सबसे ज्यादा है सर हमको। वो इसलिए क्योंकि मार्केट रिकॉर्ड स्तरों पर है और इस समय इकोनॉमी को लेकर जो भी बातें चर्चा हो रही है ना, तो आपसे बेहतर उसको कोई क्लब करके बता नहीं सकेगा। तो सर, ये मार्केट और जो भी मैक्रो इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे इन्फ्लेशन का डाटा, चाहे जीडीपी का, चाहे फिस्कल डेफिसिट की बात मार्केट में चर्चा हो रही है, सब कुछ ठीक है सर? कहीं किसी की तबीयत खराब तो नहीं है ना सर? देखिए, सब कुछ ठीक तो कभी हो नहीं सकता है। वो तो बहुत यूटोपियन ख्याल होगा कि सब चीजें ठीक है, सारी चीजें सही चल रही है। पर जीडीपी ग्रोथ जो पीछे घबरा गई थी पिछले एक साल पहले, वो मेरे ख्याल से वापस आ रही है। थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज अक्रॉस थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर हमारे 3-4 महीने और ऐसे निकल जाते हैं इसी तरह की ग्रोथ के, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिर आने लगेगा। तो 2018 अगर मैं देखूं कैलेंडर ईयर, तो ये काफी ठीक होगा 2017 के बतौर। अनिल, साथ ही और एक चीज बताइए, ये थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो फिस्कल स्लिपेज को लेकर हो रही है। मतलब कई लोग हैं जिन्होंने अज्यूम कर ही लिया है कि फिस्कल स्लिपेज तो होने ही वाला है बजट में। सो वन इज योर व्यू कि क्या वाकई आपको लगता है स्लिपेज होगा, एंड 2, अगर होता है तो इज इट प्राइस्ड इन एट दिस पॉइंट इन द मार्केट्स? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि फिस्कल स्लिपेज थोड़ा सा अगर होता है तो उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट आता है। बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही बेबुनियादी बात है। फिस्कल स्लिपेज का इफेक्ट पहले भी अगर आप देखें तो बॉन्ड मार्केट पे आ चुका है। जो आज के दिन पे 10 ईयर जीसेक चल रहा है, उसका इम्पैक्ट आ चुका है। तो थोड़ा सा जो बॉन्ड मार्केट है, दैट हैज ऑलरेडी टेकन इनटू कंसिडरेशन दिस। और थोड़ा इन्फ्लेशन ज्यादा इंडिया के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर बहुत हम कम इन्फ्लेशन पे काम करेंगे तो इक्विटी मार्केट के हिसाब से वहां पे रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ सकती है। तो टू सम एक्सटेंट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर स्टॉक मार्केट, एंड टू सम एक्सटेंट इवन अ फिस्कल लिटिल बिट ऑफ अ लीवे इज गुड फॉर द मार्केट। तो मुझे नहीं समझ में आता कि व्हाई मार्केट पंटर्स और चैंपियंस आर सेइंग दैट कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या थोड़ा फिस्कल का लीवे हो जाता है तो इसका बुरा असर मार्केट पे पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये थ्योरी सही है। देयर इज ऑल्सो बिलीफ, अनिल, कि एंड अगेन इट्स अ थियरी ओनली, कि गुजरात इलेक्शंस के बाद सरकार का फोकस थोड़ा बढ़ने वाला है रूरल इकोनॉमी पर, फार्मर्स पर, आम आदमी पर, और उससे रिलेटेड कदम उठाए जाएंगे इस बार बजट में। ना ज़रूरी नहीं है कि ये कदम उठाए गए तो बजट हैज़ टू बी पॉपुलिस्ट, यू कैन स्टिल प्रेजेंट अ रिफॉर्मिस्ट बजट। तो ये कितना तर्कसंगत आपको लग रहा है? एंड सेकेंडली, ये जो ऑप्टिमिज्म इस समय मार्केट में बना हुआ है, इसे कितना राइटली प्लेस्ड आप मान रहे हैं इन द वेक ऑफ बजट? मुझे एक चीज बताइए कि कौन सा बजट हिंदुस्तान में आज तक प्रेजेंट हुआ है जो आम आदमी को मध्य नजर रखते हुए नहीं हुआ है? नहीं, वैसे तो दूसरी चीज आप एनालाइज करिए कि अब जो बजट आएगा उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का काम हो चुका है, क्योंकि आपका जीएसटी आ चुका है, विच इज द बिगेस्ट रिफॉर्म। तो अब आपकी कोई टिंकरिंग, एक्साइज ड्यूटी की जो टिंकरिंग पहले हुआ करती थी वो पूरी खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता कोई कस्टम ड्यूटी में बहुत बड़ा कोई फेरबदल आने वाला है। तो पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेस का चैप्टर ही खत्म हो गया इस बजट के हिसाब से। तो अब रह गया डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म के हिसाब से ऑलरेडी कमेटी अरविंद मोदी के नेतृत्व में बना दी गई है। तो अब जो काम पीछे रह गया जेटली साहब के लिए वो ये देखना है कि कोई टैक्सेशन रेट्स अगर ज्यादा हैं और कुछ चीजों का जो लिटिगेशन चलते आ रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर और टैक्सेशन को लेके, अगर उसके ऊपर कोई छोटा मोटा रिफॉर्म का काम कर दे कि जो एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हो जाए,
तो मेरे हिसाब से वो बाजार के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। बट कोई बहुत बड़ी चीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में मुझे नहीं लगता कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरा निकल चुका है। तो पीछे रह गया आपका बहुत एक छोटा सा बजट का स्पीच में जो डायरेक्ट टैक्सेस का है। अब उसमें वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा या नहीं आएगा, वो एक बेबुनियादी चर्चा है। मुझे लगता है कि जो एसटीटी का काम है, जो इन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को निकाल दिया था, उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा। आप एसटीटी को रिवर्स कैसे करेंगे? खैर, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक अनिल, एक और चीज भी है, सरकार को इस बार मैंडेट मिल गया गुजरात से जीएसटी को लेकर, क्योंकि पूरी जीएसटी की थीम गुजरात इलेक्शंस के अंदर हावी रही और सरकार एक कह भी रही है कि देखिए जीएसटी को एक ऑडिट हो गया है, अब तो लोगों ने भी हाँ कर दिया। इतना दम है गवर्नमेंट में कि वापस एक बड़ा रिफॉर्म कर दे। जीएसटी नोटबंदी को तो पचा गया बाजार, एक बड़ा रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म अभी ड्यू है। इस बार के बजट स्पीच में वो सुनेंगे या उसकी कहीं कोई बात आएगी? देखिए, लैंड जैसे एग्रीकल्चर टैक्स है, लैंड इज ऑल्सो स्टेट सब्जेक्ट और एग्रीकल्चर टैक्स भी स्टेट सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरी एक पॉलिटिकल कंसेंसस बन के ही इसके ऊपर काम हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ज्यादा इस पे काम नहीं कर सकती। तो ये मुद्दे दोनों स्टेट के मुद्दे हैं। जब स्टेट में इसकी अगर मंशा बनेगी तो दोनों साथ में होंगे कि एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगना चाहिए। कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट है जो समझिए 25-50 लाख के ऊपर की इनकम करता है, तो वो कैसे बिना टैक्स के रह सकता है? तो आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहे हैं कि जो बहुत पैसा बना रहे हैं स्टॉक मार्केट में 12 महीने से रख के, तो वैसे तो एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं जो भी बहुत पैसा बना रहे हैं। 25-50 लाख करोड़ रुपए के ऊपर की इनकम होती है, तो वो क्यों एग्जम्प्ट होना चाहिए? तो ये मुझे लगता है कुछ बड़े मुद्दे हैं जो शायद ये लास्ट बजट है इस सरकार का, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े कोई कदम उठाए जाएंगे 1 फरवरी को। मुझे नहीं लगता, पर्सनली आई डोंट फील। यानी मोटा मोटी ये कहा जा सकता है कि बजट कुछ हद तक नॉन इवेंट होगा। और अगर ये नॉन इवेंट है तो शायद मार्केट के लिए बहुत बुरा है भी नहीं, एज लॉन्ग एज देयर इज नो मेजर नेगेटिव अंडरटोन इस बजट में। अच्छा अनिल, ये बताइए अर्निंग्स को लेकर आपका व्यू क्या है? बिकॉज जैसे आपने कहा कि गोइंग फॉरवर्ड मैक्रो सुधर सकते हैं और जो प्राइवेट केपेक्स साइकिल है वो भी रिवाइव हो सकता है। अर्निंग्स को लेकर आपका व्यू क्या है इस समय? बिकॉज ये अर्निंग्स रिकवरी की बात काफी समय से हो रही है मार्केट में, कुछ एक सेक्टर्स में या पॉकेट्स में हमने देखा है, बट वो जो ब्रॉड बेस्ड एक अर्निंग्स रिकवरी है दैट इज स्टिल मिसिंग। मुझे लगता है दिसंबर अगेन म्यूटेड रहेगा, बहुत बड़ी कोई अर्निंग रिकवरी नहीं लग रही है। बट मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में चलते मेरे हिसाब से अर्निंग्स की रिकवरी आनी चाहिए। और मैं हमेशा एक वोटर ही रहा हूं कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन इंडिया के फिस्कल के हिसाब से और स्टॉक मार्केट के हिसाब से और अर्निंग्स के हिसाब से थोड़ा इन्फ्लेशन इज गुड, इज नॉट बैड, सो लॉन्ग इट इज नॉट रियली अफेक्टिंग द कॉमन मैन। तो वो एक जो है कि फूड रिलेटेड जो एक इन्फ्लेशन आता है वो खराब है, पर थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो 4.5-5% का इन्फ्लेशन है विच इज गुड फॉर द कॉर्पोरेट अर्निंग। जो हम 2% के इन्फ्लेशन पे चले गए थे उसके कारण अर्निंग्स काफी स्क्यूज हो गई थी। आई थिंक इट विल कम बैक ऑन शेप। तो मुझे लगता है मार्च और जून के क्वार्टर से आपको अर्निंग्स ग्रोथ दिखनी चालू हो जाएगी। अनिल, शुरुआत में 2018 के ना कुछ फार्मा कंपनी से कमान संभाल ली है, ये अपने 2017 के वर्स्ट को कुछ हद तक कम कर रही हैं। लेकिन जैसे अभी आप भी कह रहे थे कि कुछ माइक्रो डाटा सुधर सकता है, ये तो सीधा बैंक से भी कनेक्टेड है। ये 2018 बैंकर्स का साल भी है, ये 2017 से तो ज्यादा ही बेहतर बीतना चाहिए। वो एनपीएस भी हो, वो रिकवरी भी हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट के रिफॉर्म भी हो, वो मर्जर भी हो, वो कुछ भी हो। देखिए 2017 बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खराब साल रहा है। 2018 मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा 2017 के एवज में, क्योंकि जो एनसीएलटी के अंदर इतने सारे केसेस हैं और सारे जो रेजोल्यूशंस पे प्लान जा रहे हैं उनकी काफी हद तक प्रोविजनिंग हो चुकी है। अब होगी तो रिवर्सल होगा। तो मुझे लगता है जून 2018 से आप बैंकिंग के पर्टिकुलरली जो जिन्होंने बड़े एनपीएस हुए हैं जिन बैंकों के, उनके आप थोड़े रिवर्सल्स देखेंगे। थोड़ी क्रेडिट ग्रोथ रेट भी सुधरेगी, क्योंकि आज के दिन पे कोई प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो दोनों चीजें मुझे लगता है जून 2018 के बाद में जो पीएसयूज बैंक हैं और जो बैंक्स काफी हद तक घबराए हुए थे बिकॉज ऑफ एनपीए सिचुएशन, शायद थोड़े ठीक नजर आए। गवर्नमेंट का खुद का रिकैपिटलाइजेशन का काम भी होगा। तो 2018 कैलेंडर ईयर विल गो मच बेटर फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री देन 17। अनिल, एक और चीज भी आपसे समझनी है, ये इंफ्रा को लेकर इस समय जो भी स्टोरीज हैं या फिर सरकार जो भी काम करने वाली है, ये मार्केट में क्या उस तरह का रिफ्लेक्शन हम देखेंगे आने वाले दिनों में? क्योंकि अभी भी कईयों के मैटर ऐसे हैं जो लैंड से जुड़े हुए हैं, कईयों के मैटर ऐसे हैं जो कि फाइनेंस से जुड़े हुए हैं,
और उसको लेकर सरकार काम तो कर रही है, लेकिन स्पीड उतनी नहीं दिख रही है इंफ्रा को लेकर जो इस मोदी सरकार के बनते ही हमको समझ में आया था कि शायद इंफ्रा रेवोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा तो थोड़ा कम ही दिखा। शेयर प्राइस के हिसाब से तो मान सकते हैं हम ये। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आज भी मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी काम उसमें नहीं हुई है। सरकार की मंशा जरूर रही है, पर वो कोई भी चीज के अंदर उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो इंटेंशंस काफी ठीक रहे हैं, बट एक्शंस बहुत ग्राउंड लेवल पे बहुत कम हुआ है। आज के दिन पे रोड के अलावा, जो रोड सेक्टर में गडकरी साहब ने जो थोड़ा बहुत काम किया है, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा काम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नहीं हुआ है। कोई बहुत बड़े पावर प्लांट्स नहीं लगे, कोई बहुत बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स नहीं आए, कोई बहुत बड़े डैम्स नहीं बने। तो ये सेक्टर मेरे हिसाब से पिछले 4 साल का अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये सेक्टर अभी तक काफी हद तक उसी हाल में है जिस हाल में 2014 में था। मेरे हिसाब से इसके ऊपर काफी काम किया जा सकता है। अगले 1 साल के अंदर सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ बैठ के कुछ नई चीजें काम करने का मौका भी मिलेगा, और वो मेरे हिसाब से एक इलेक्शंस के चलते हुए एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के हिसाब से भी बहुत बड़ा काम होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ पीपल। तो जब तक हमारे पास में बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं आएगी, तो शायद एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा रह सकता है। तो मुझे लगता है सरकार को सबसे बड़ी चुनौती और एक्साइटमेंट और अपॉर्चुनिटी जो होगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी। ठीक है अनिल, शुक्रिया आज सी बिजनेस को समय देने के लिए और आज के दिन खासकर ये बताने के लिए कि इस बार मार्केट से और खासकर इस सरकार के बजट से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। मेरे मार्केट पे वापस लौट रहे हैं, तो मार्केट पे वापस लौटते हुए एक अच्छी चीज दिख रही है, आज दिन भर 600 बचाया, क्लोजिंग में भी बच रहा है। बिल्कुल, ये इनफैक्ट दिन के हाई के पास ही ये क्लोजिंग देने की तैयारी में। और एक बार जल्दी से देख लेते हैं आज वॉल्यूम्स का हाल क्या है और साथ ही ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ कैसी रही है। अगर हम इसे देखें, क्योंकि दिन के हाई के पास ही दोनों इंडाइसेस बंद होने की स्थिति में, तो आप देखिए जो एडवांस डिक्लाइन है वो भी ठीक ठाक है, कंफर्टेबल है। स्पेशली निफ्टी और सेंसेक्स पर अगर आप देखेंगे तो बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या अच्छी खासी है। वॉल्यूम्स को एक बार देख लेते हैं। इस हफ्ते से वैसे भी उम्मीद बनी हुई है कि वॉल्यूम्स थोड़ा पिकअप करेंगे। 1,71,000 करोड़ का ट्रेड है, नॉट द बेस्ट ऑफ द वॉल्यूम्स, लेकिन हाँ इसमें सुधार देखने को मिल सकता है। कुणाल, डेली हम देख रहे हैं कि ये जो इंडेक्स का डेटा आ रहा है ना, उसमें हम देख रहे हैं कि एफआईएस की तरफ से सेलिंग हो रही है। इसे आप क्या इंडिकेटर मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो डेटा है इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है मेहर की, जो SGX निफ्टी में जो FIIs की ट्रेडिंग हो रही है वो इसमें शामिल नहीं है। तो जो डेटा आप देख रहे हैं मुझे लगता है कि एक पूरी पिक्चर नहीं देता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसको माना जाए कि FII की सेलिंग हो रही है, तो जो ऑप्शंस का डेटा है वो उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, तो इस डेटा को बहुत ज्यादा रीड नहीं करना। ठीक है, हाँ इंडेक्स ऑप्शन के अंदर एक अच्छी चीज है कि 500-550 प्लस करोड़ का हमको डाटा मिल रहा है और पीछे भी हमें प्लस ही था। कोल इंडिया देखिए 3.5% ऊपर आ चुका है। समित करना क्या है कोल इंडिया में, फ्यूचर्स के अंदर है, हालांकि स्लो मूवर है, लेकिन आज देखने पर ऐसा नहीं लग रहा है स्लो मूवर वाली कैटेगरी के अंदर होना चाहिए है। देखिए थर्सडे को ही हमने देखा था कि ये स्टॉक में जो उसका एक नियर टर्म रेंज बन चुका था 270 270 हायर साइड पे, लो साइड पे 364, वो रेंज में से वो बाहर आया था कन्विंसिंगली। अगर हम देखें तो उस दिन कैश सेगमेंट में भी इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी बढ़ गई थी और हम देखें तो इसमें अच्छे खासे फ्यूचर्स लॉन्ग भी ऐड हुए थे। तो उसके चलते हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में ये रैली और एक्सटेंड होगी। आज हमने देखा है कि अच्छा खासा ये रैली एक्सटेंड हो गया है 3-3.5% से, और ये और एक्सटेंड हो सकता है। तो इसके जो एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है अराउंड 294 295, वो लेवल्स तो ये रिटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है तो डेफिनेटली बने रहिए, और अगर यहाँ से माइनर एक डिप आती है प्रॉब्ली अनदर 5 to 6 रुपीज फ्रॉम करंट लेवल, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस बीच पीवीआर के शेयर पर भी आप ध्यान रखें, 3-3.5% ऊपर है। हालांकि पीवीआर को शेयर को आजकल लोग पद्मावती से जरूर जोड़ते हैं कि पता नहीं इसकी रिलीज डेट क्या होगी। मार्केट में तो खबरें ऐसे चल रही है कि शायद हो सकता है रिपब्लिक डे पे पद्मावती रिलीज हो जाए। सबसे सेफ होगा आर्मी ऑन रोड होगी। चलिए वो तो जब होगी तब होगी, लेकिन मल्टीप्लेक्सेस के जो जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में मोमेंटम अच्छा देखने को मिला है फिलहाल, नो डाउट अबाउट इट। आपकी कोई पिक है क्या हरी यहाँ पर? आई थिंक अनडाउटेडली ये जो पद्मावती के रिलीज, आई थिंक अभी इसको पद्मावत के नाम से जाना जाता है, पर जो पद्मावती के रिलीज में डिले हुआ है उसे डेफिनेटली आई थिंक शायद से एक नेगेटिव सेंटिमेंट आया था। बट सी इवन लीविंग दैट असाइड, हमें लगता है कि ये जो पीवीआर है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट
कंज्यूमर प्लेस प्लस एंटरटेनमेंट प्लेस इन इंडिया। तो डेफिनेटली आई थिंक 1400-1420 के लेवल पे हमको तो अच्छा लग रहा है। शायद शॉर्ट टर्म में आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिल सके, बट आई थिंक इफ यू आर विलिंग टू होल्ड फॉर अबाउट 8 to 9 months, हमारा मानना है कि कम से कम आपको 20-25% रिटर्न मिल सकता है। कुणाल, वोकहार्ड्ट अब बस करेगा या फिर अभी और चलेगा? 1000 का तो हो गया सर। देखिए, मुझे लगता है कि और इसमें तेजी बन सकती है। डिम्पी, जिस तरह का स्ट्रक्चर है, अगर आप इसके शॉर्ट टर्म चार्ट्स को एक बार के लिए न देखें और इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें और तेजी की गुंजाइश बन सकती है। वहां पर टारगेट 1080 का बनता है, तो मुझे लगता है 1080 तक आपको वोकहार्ड्ट जाते हुए दिख सकता है। हो सकता है कि कुछ एक थोड़ा बहुत करेक्शन 2 या 3 सत्रों में देखने को मिल जाए, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव है। मेरा सुबह हम बात कर रहे थे एडीएजी के शेयर्स की, वापस एडीएजी के शेयर्स आज चले हैं। हालांकि दोपहर में ही चले, पहले तो सुबह तो उन्होंने बड़ा थकाया, लेकिन उसके बाद चल गए हैं। आर पावर, आर कैप, इंफ्रा, नेवल, सभी के अंदर कहीं ना कहीं निचले स्तरों से वापस कुछ खरीदारी आई है। स्पेशली इंफ्रा और कैपिटल, ये दोनों ध्यान देने वाले हैं। इन दोनों के अंदर स्विंग करीब 3-4% का अभी भी बकाया है। ये स्पेकुलेटर्स को भी मिलता है और ये ट्रेडर्स को भी मिल रहा है। नहीं, देखिए, मोमेंटम तो काफी अच्छा देखने को मिला है, लेकिन आज आरकॉम ने थोड़ा ब्रीदर जरूर लिया है। यहाँ पर जिस तरह का मूव था उसमें। विजय, आपका व्यू आरकॉम पर पर्टिकुलरली क्या है? फिलहाल मैं कहूँगा थोड़ा वॉलेटिलिटी से दूर रहें, क्योंकि मार्केट्स में देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था, कुछ एक छोटा मोटा करेक्शन कभी भी आ सकता है, और जब मार्केट्स करेक्ट होंगे तो आरकॉम कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। ऑलरेडी एक ठीक ठाक रनअप हो चुका है। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डेंजरस है, रिस्क अवर्स रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, दो शेयर जो कभी नीचे दिखते नहीं है आज दिख रहे हैं। आप भी देखिए जरा, एस्कॉर्ट्स और रेमंड्स। अमूमन इसके बारे में जब भी चर्चा होती है हमेशा तेजी के साथ ही होती है, लेकिन रेमंड्स डी लो पे क्लोज कर रहा है, एस्कॉर्ट्स भी आज नहीं चल रहा। ये एंट्री का एक लेवल हो सकता है कुणाल? देखिए, मुझे लगता है डेफिनेटली डीपी एस्कॉर्ट्स को देख सकते हैं एंट्री के लिए, क्योंकि इसमें एक अच्छा करेक्शन आ चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और एक सपोर्ट के आसपास अभी 780 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इस अपमूव में बाय करना है तो मुझे लगता है आज का मौका अच्छा है। स्टॉप लॉस जो है वो 770 के रीजन में रखें। मुझे लगता है दोबारा से 820 के लेवल आते हैं। समित, यूनाइटेड स्पिरिट्स में अगर हमने तेजी में पैसा नहीं बनाया तो 4000 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट से पैसा बन सकता है, भले 100-150 रुपए ही बने। जी नहीं, अवॉइड करना चाहिए। देखिए, ये हमारा एक प्रेफर्ड स्टॉक रहा है और 1900-1950 के लेवल से इसको रेकमेंड करते आए। इसके ऑल टाइम हाइज के आसपास अभी भी ट्रेड हो रहा है, बट ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा बहुत आपको पुल बैक आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट हमें लगता है इसमें जो फॉल होगा उससे ज्यादा ऊपर की तरफ जो मूव होगी वो शार्पर रहेगी। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे ट्रेड करने की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट अगर करेक्शन दिखता है, वेट कीजिए, वो करेक्शन मेरे ख्याल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। कुणाल, फार्मा में कोई BTST देना चाहेंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है वॉकहार्ड आज का सबसे बड़ा विनर है। इसके अलावा यूनिकेम लैब्स जो है काउंटर, मुझे लगता है कि बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, एक फ्रेश ब्रेकआउट आज चार्ट पर देखा जा रहा है। तो अगर एक BTST काउंटर चुनना है फार्मा में तो मुझे लगता है यूनिकेम लैब्स होना चाहिए। कुणाल, आपसे इतनी फार्मा कंपनीज पूछ लिया, फार्मा को भी दवाई ले ही लीजिएगा आप। मैंने भी आपसे फार्मा ही शेयर ही पूछे हैं। क्या मार्केट अब 4 मिनट है क्लोज करने की। कुछ कर्ज वाली कंपनीज में एक बार वीडियोकॉन भी देख सकते हैं, इसके अंदर वापिस थोड़ा स्विंग अच्छा मिला है। टाटास के दोनों शेयर, एक तो टाटा स्पॉन्ज, टाटा एलेक्सी, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये टाटा स्पॉन्ज एक बार समित आप देखेंगे, ये ठीक लग रहा है आपको चार्ट टाटा स्पॉन्ज? जी हाँ, ओवरऑल ये स्टॉक में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और लास्ट 1-1.5 वीक से हम वापस इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिख रहे हैं। एज अ डिस्क्लोजर, लास्ट वीक जब ये स्टॉक ने 980 का एक ब्रेकआउट दिया था, वो हमने वहां पर रिकमेंड किया है। नियर टर्म टारगेट्स ऑलरेडी इसके अचीव हो गए जो 1050 के आसपास थे, बट यहाँ से भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है और ये जो 1120 के जो इसके प्रीवियस लेवल्स है वो ये एक बार जाकर रिटेस्ट कर सकता है। जी, चलिए, इस बीच 10,615 पर यानी निफ्टी अपना जो लाइफ टाइम हाई है आज जो इसने हिट किया था उसी के पास क्लोजिंग देने की तैयारी में है, और सेंसेक्स में भी यही रुझान है। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप भी अपने हाई के पास बंद होने की तैयारी में है। निफ्टी बैंक जरूर थोड़ा सा पीछे है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि पिछले 2-3 सेशन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक की तरफ से सपोर्ट आना शुरू हुआ है। एटलीस्ट ये विलन का रोल प्ले नहीं कर रहा है, भले ही बहुत ज्यादा हैवी मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि जब तक ये PSU बैंक्स खुलकर चलना शुरू नहीं करेंगी, जो स्ट्रेच है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। आज भी कुछ PSUs बैंक टूटे हैं। बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, PNB, सिंडिकेट, सबकी क्लोजिंग लाल निशान में दिख रही है।
तो ये सभी के सभी PSUs बैंक का इंडेक्स कुल मिला के सेक्रेटोरियल इंडेक्स में भी इकलौता इंडेक्स है जो कि लाल निशान में है, अदरवाइज सब कुछ बढ़कर है। आज थोड़ा विक्स बढ़ गया है, ध्यान रखिए, वैसे ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ज्यादा नहीं बढ़ा, 4% है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, ध्यान रख सकते हैं। 600 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब क्योंकि 2 मिनट है जरा मार्केट क्लोज होने में, जल्दी से आज के हीरो जीरो भी देख लेते हैं, आज कौन चले और कौन पीछे छूट गया। आज के अगर आप हीरो शेयर्स में देखेंगे तो वापस आपको लॉजिस्टिक कंपनियां ज्यादा दिखेंगी। कुछ ट्रेडर्स के स्पेकुलेटिव शेयर्स जो होते हैं जैसे कि बॉम्बे डाइन है, ये आज वापस चला है। कोहिनूर फूड तो हम आपको लगातार एक सेगमेंट के जरिए आपको इसकी वैल्यूएशन बताई थी और उसके बाद से शेयर आज भी चल रहा है, 25% का रिटर्न दे चुका 3-4 दिनों के अंदर ही। आज भी 6% आप और जोड़िएगा। कैमलिन शेयर जो है करीब 9% की मजबूती के साथ आज अच्छी क्लोजिंग हमको दे जा रहा है। केमिकल की कुछ एक पर्टिकुलर कंपनियां हैं, स्पेशलाइज्ड केमिकल है, इनके अंदर अच्छा मूव है। फार्मा की हैसियत अच्छी अपने आप में हो गई है। 2018 के लगते ही ऐसा लग रहा है ग्रहण सा छट गया 2017 में जो राहु कालम इन पे बैठे हुए थे। आज वोखार्ड ने 1000 का लेवल कर लिया, सन फार्मा ने 600 पा लिया, बायोकॉन 550 के ऊपर आके क्लोज कर रहा है, सिंजिन 580 तक पहुंच गया। सबकी अच्छी क्लोजिंग है। केमिकल शेयर्स में कुछ और देखेंगे तो आप बालाजी एमाइंस की आज क्लोजिंग डबल डिजिट में 13% ऊपर। फिलिप्स कार्बन ने अपने छोटे भाई यानी गोवा कार्बन को देखते हुए सर्किट लगा दिया 20%, और गोवा कार्बन पर 5% का सर्किट है। ये शायद हो सकता कल परसों भी चले क्योंकि अर्निंग्स काफी अच्छी आई हैं। इसके अलावा छोटी छोटी IT कंपनीज, NIT टेक महिंद्रा, माइंडट्री ये चली हैं। कुछ बड़ी कंपनी से भी साथ दिया है जैसे इन्फोसिस है, आज अच्छी क्लोजिंग करके गया इन्फोसिस की भी, क्योंकि इंडेक्स को भी मैनेज करने में इसका योगदान है। रिलायंस नहीं आया लेकिन इन्फोसिस आज बिल्कुल मैदान में डटा रहा। आज रियल एस्टेट के अंदर मजबूती आई है, हालांकि रुक रुक के आ रही है। छोटी छोटी रियल एस्टेट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नितेश एस्टेट 3 दिन से सर्किट पे चल रहा है, पहले 20% के, अब सर्किट रिवीजन हुआ 10% का तो वो भी इसने लगा दिया, इस पे ध्यान दिया जा सकता है। लॉजिस्टिक के अंदर आज तेजी है, स्नोमैन लॉजिस्टिक 8%। स्नोमैन लॉजिस्टिक ही था जिसमें एक प्रमोटर ने हिस्सेदारी सेल की थी, लेकिन उसके बावजूद भी 8% ऊपर। पटेल इंटीग्रेशन, गति, अलकार्गो जैसे शेयर्स भी चले हैं। GDL गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क है, इसका स्ट्रक्चर भी ठीक है। निजी बैंकों ने आज कमान संभाली हुई थी, सरकारी बैंक थोड़े कमजोर हो गए लास्ट में। IDFC, इंडसन बैंक जिसके नंबर आने हैं, और कोटक तो अपने ट्रेडिशनली 1000 के लेवल को आज फिर से मेंटेन करके गया है। तो बाजार के अंदर आज की क्लोजिंग अच्छी है, ये कह सकते हैं। सोमवार को ही मार्केट ने 600 के लेवल को पूरा दिन डिफेंड किया, तो ये समझा जाएगा कि बाजार की क्लोजिंग को आज अच्छा ओपनिंग के साथ और क्लोजिंग के साथ देखा जाएगा। बिल्कुल, और 10,600 के ऊपर की क्लोजिंग ऑन अ डे जब ये माना जा रहा था कि शायद हो सकता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस हायर लेवल्स पे देखने को मिले। क्या कहेंगे कुणाल आज की क्लोजिंग पर आप? देखिए, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ इस क्लोजिंग से मेहर, और मुझे लगता है कि जो ओवरऑल ट्रैजेक्टरी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हमने लगातार हर लेवल के ऊपर निफ्टी को जाते हुए देखा है, और सबसे अच्छी बात है कि ऑल अक्रॉस बाइंग हमने देखी है। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 कोई मार्केट के पिवटल स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग इंटरेस्ट देखा है, मिड कैप्स चल रहे हैं, लाइफ टाइम हाई बनाया उस इंडेक्स ने। तो मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड सिक्योर है, लॉन्ग करके ही चलना चाहिए। ठीक है, हरी आपका आज का क्लोजिंग कमेंट चाहिए। आई थिंक आज हम जो देख रहे हैं that's a lot of left out feeling in the market. I think everybody was expecting that market sharp correct करेगा, ऐसा करेक्शन नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आज का जो ट्रेंड था और फ्राइडे का जो ट्रेंड था वो एक बहुत स्ट्रांग लेफ्ट आउट फीलिंग है। तो मुझे लगता है कि शायद से वी आर गेटिंग इनटू द लास्ट फेज ऑफ अ रैली, जहां पे रैली आपको 10,900 11,000 तक लेके जा सकता है। आई थिंक वहां पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक देयर इज जस्ट टू मच ऑफ ऑप्टिमिज्म बीइंग बिल्ट इन द मार्केट राइट नाउ। मीर, हरी से एक ध्यान बात आई है, ये बाजार चल रहा है चलाया जा रहा है? नहीं, देखिए चल तो रहा ही है, चल रहा है ना, चलाए जाने वाली नौबत है ही नहीं इस मार्केट में, जरूरत ही नहीं है, चल रहा है। लेकिन जो हरी कह रहे थे ना लेफ्ट आउट फीलिंग, देखिए वो शॉर्ट टर्म के लिए तो होगी लेफ्ट आउट, लेकिन जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो अभी भी इतना ऑप्टिमिस्टिक है। क्योंकि आप किसी से भी बात कीजिए, किसी भी बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट से, उनका यही व्यू है कि देखिए अभी तो अर्निंग्स रिकवरी आई नहीं है, ग्रोथ अपने पीक पर पहुंचा नहीं है, प्राइवेट कैपेक्स रिवाइव हुआ नहीं है। तो ये सारी चीजें जब होंगी तब सडनली इन वैल्यूएशंस पर भी आपको मार्केट जस्टिफाइड लगेगा। अब वो दोनों में से पहले क्या हो जाता है, दैट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कि पहले करेक्शन हो गया या फिर पहले ये चीजें हो गई। मार्केट की अच्छी क्लोजिंग ठीक मिली है, 600 के ऊपर क्लोज करके गया। दिन भर का एक्शन काफी स्ट्रांग था, भले लीडरशिप नहीं मिले लेकिन सेकुलर मूव मार्केट के अंदर जरूर मिला, ये बात तो कुणाल ने भी नोटिस की है।
खैर 200 अंकों के बढ़त के साथ सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है और करीब 64 अंकों की बढ़त के साथ 623 पे निफ्टी ने आज का क्लोज किया है। आज हमने गौतम शाह से बातचीत की। उन्होंने यह आउटलुक तो दे दिया कि बजट से पहले हो सकता है निफ्टी 11,000 भी आ जाए, लेकिन इसमें शेयर कौन कौन से चलेंगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए। जरा वो भी बात सुन लीजिए और जानिए कौन कौन से शेयर्स हैं जो बजट तक चल सकते हैं, यानी कि कल भी आपको ध्यान देना है। Because in the first half of 2017, what you saw was that the 5 popular banking stocks, they just took the Nifty higher. But what we've seen in the last 6 months is that Reliance as a stock has taken the lead, and that has helped the market, scale to such levels. And I do believe there are other stocks in the market which are now gradually starting to participate. You look at what you spoke about ITC, and I feel that stock will remain a laggard. But look at what Hindustan Unilever has done. I think that's a great move. L&T is breaking out after almost 6 months of underperformance, so that's a stock that is taking the lead. IT stocks have made a comeback. Look at what Infosys and TCS have done in the recent past. So these are heavyweight names. They will also do well. And there is so much SIP money coming into the market. It is all going into some of these popular, large, big, top 5, top 10 stocks. And that is probably the reason you're not seeing any major correction in the Nifty. ठीक है, तो ये कुछ बड़े लीडर्स अभी भी अपनी लीडरशिप दिखा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा HUL और खासकर L&T को भी ध्यान दें, क्योंकि ऑर्डर की खबर भले ही सुबह आती है लेकिन ये अच्छी क्लोजिंग जरूर देखे जा रहा है। आज भी आप L&T की क्लोजिंग देखेंगे तो अच्छी क्लोजिंग हमको वापस मिली है। एक नया लीडर साबित हो सकता है जो पहले 5 शेयर्स थे उसके अलावा। इस बीच समित चौहान मेरे साथ हैं और साथ ही कुणाल सारोगी भी हैं। समित, एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, ये ICICI प्रूडेंशियल पे क्या करना है सर? क्योंकि इंश्योरेंस के शेयर भी इस बार काफी बेहतर बताए जा रहे हैं, अच्छी क्लोजिंग देके गए 5% का। कल ओपनिंग में एक बार ट्रेड लें क्या? देखिए, रिसेंटली ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी ग्रेजुअल रिकवरी दी थी और लास्ट 2 दिनों में हम प्राइस एक्शन देखे तो एक अच्छा खासा बेस बनाया इसने 370-390 के रेंज में और वहां से आज इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। वॉल्यूम एक्टिविटी इसमें बढ़ चुकी है, तो इसमें एक पोटेंशियल ट्रेड हो सकता है अगर आपको नेक्स्ट 3 या 4 दिनों के लिए कोई स्टॉक पिक करना है तो। डेफिनेटली ये स्टॉक पॉइज्ड है, यहाँ से 430-435 के लेवल्स आपको 3-4 दिनों में दिख सकते हैं। माइनर डिप या करंट लेवल से भी इसको खरीदा जा सकता है और नीचे की तरफ अभी 400-395 का एक अच्छा सपोर्ट बना है, तो उसके आसपास आप अभी स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, शुक्रिया समित आपका। कुणाल, 1-2 शेयर आपसे भी, ये कल आर पावर के अंदर ध्यान दें, क्लोजिंग अच्छी है, 60 का लेवल भी क्लोज हो गया ऊपर अब तो, क्योंकि यहीं से पहले फिसला भी था, वापस रीगेन कर लिया ऐसे इसी लेवल को। देखिए, मुझे काफी पसंद आ रहा है चार्ट्स पर। अगर आप देखें डिप्पी, मुझे लगता है आर पावर में और ऊपर के लेवल्स आएंगे, 63-63.5 के लेवल्स में यहाँ पर आ सकते हैं, तो मेरी राय में डेफिनेटली बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 60 रुपए के आसपास रखें। इनफैक्ट आज का टॉप चार्ट मुझे लगता है कि आर पावर का है, डेफिनेटली बाय करके जाना। एक और शेयर है चलते चलते आपसे वो जानना चाहेंगे, साउथ इंडियन बैंक, ये 34 पे है। ये एक ऐसी जगह पे आके खड़ा हुआ है जहां से 3-4 बार फिसल चुका है। अभी साउथ इंडियन बैंक पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है सर? देखिए, मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट तो जरूर देखा गया है डिम्पे, लेकिन जैसे आपने कहा कि कई बार इन्हीं लेवल्स के आसपास से इसमें बिकवाली आती है। मुझे उम्मीद है कि ये इस बार ये इसको ब्रेकआउट करके एक अच्छा मूव दिखा सकता है, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 33 का स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है कि 35 तक ये इस तेजी में जा सकता है। ठीक है, इस बीच आज हमने IDBI बैंक के ED से भी बातचीत की। उनके मुताबिक भी एग्री पोर्टफोलियो पे करीब 35,000 करोड़ रुपए का उनका अपना फोकस है और उनको ये भी लगता है कि इस बार की जो थीम है एग्रीकल्चर बेस्ड ही होने वाली है। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए, एग्री जो हमारा पोर्टफोलियो है करीबन रिटेल बैंकिंग में करीबन उतना ही है। जैसे ये 25,000 करोड़ है, हमारा 35,000 करोड़ के आसपास एग्री का पोर्टफोलियो है। टोटल हमारा बैंक का पोर्टफोलियो है 60,000 करोड़। आज की तारीख में हमारा जो टारगेट है वो करीबन हमारा मार्च 17 में हमारा 57,000 करोड़ का कोर बुक था जो रिटेल का, वो आज हम 72 या 73 करोड़ पे लेके जा रहे हैं। मतलब हमारा इस साल का टारगेट है 25% ग्रोथ का। हमारे 3 क्वार्टर की ग्रोथ जो है वो 10% ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है और लास्ट क्वार्टर में हमारा एग्री पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा जोर जा रहा है। ना ग्रोथ के लिए तो हम लोग जोर में लगे और हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है, उसको काफी हद तक हम अचीव करेंगे और इसके लिए सारे नए नए इनेबलर और थ्रस्ट एरियाज हम दे रहे हैं, जिसके साथ एग्री और MSME इसके साथ जो एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले। कुणाल, IDBI के अंदर करना क्या है, क्योंकि इसका भी एक साथ में कंपनी थी IDFC, वो तो चल गई, IDBI नहीं चला।
देखिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चार्ट स्ट्रक्चर है डिम्पी, और बहुत बार से हम इसमें देखते हैं कि ब्रेकआउट आता है, फिजल आउट हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं। मुझे लगता है कि जब तक ये काउंटर 70 को पार न कर ले और उसके डिसाइसिवली ऊपर ट्रेड न करे, तब तक इसमें कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। और बहुत से विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं, तो मुझे लगता है आईडीबीआई को अवॉइड करें तो बेहतर। ठीक है, लेकिन एक और चीज है कुणाल, कल इन्फोसिस को शुरुआत में ही खरीद लें क्या? क्योंकि 1035 पे क्लोज करके गया, ये अच्छी क्लोजिंग है। अगर ओपनिंग भी ठीक ठाक मिल गई तो शायद 1050 को भी पार करेगा ये। काफी संभावना है इस बात की डिम्पी, मैं पूरी तरह सहमत हूं आपसे। मुझे लगता है कि आज की क्लोजिंग काफी अच्छी हुई है और 1060 तक की इसकी अभी एक दौड़ दिखाई देती है। मुझे लगता है डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ठीक है कुणाल, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में समय क्या किया जाए। इस बीच हमने फिक्की प्रेसिडेंट रशीद शाह से भी बातचीत की। उनका भी मानना है कि मोदी सरकार रहते हुए जीडीपी के आंकड़ों में जरा चिंता करने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 8% हम जीडीपी पहुंच जाएगी, फिलहाल 7 साढ़े 7 तक रुकेगा, लेकिन जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं ये जीडीपी को जरूर 8 तक पहुंचा सकते हैं। रशीद शाह के साथ खास बातचीत की जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट ने, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। इस सरकार की टर्म जो कि 2019 में खत्म होगी एंड विल गो फॉर जनरल इलेक्शंस, उससे पहले आपको लगता है इकोनॉमी कैन टॉप 8% जीडीपी ग्रोथ संभव है? आई एम होपिंग एक आध क्वार्टर का तो प्रिंट आ सकता है 8% का, कि हम बहुत दूर नहीं है। मेरा तो मानना है कि 7 और 7.5 के बीच में तो एनुअल ग्रोथ आ जाएगा। और अगर 7 साढ़े 7 एनुअल होता है तो कोई एक क्वार्टर में 8% का प्रिंट आना इतना मुश्किल है नहीं। वो अगर आया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे साइकोलॉजिकल बूस्ट जो हमें मिलेगी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को मिलेगी, वो बहुत जोर की होगी। 8 के ऊपर क्रॉस करना बहुत बड़ा है। अभी कॉन्सेंसस व्यू है कि 7 और साढ़े 7 के बीच में तो इंडिया का ग्रोथ जारी रहेगा। बजट 2018 से पहले जी बिजनेस पर उद्योग के सबसे बड़े चेहरे पहुंचा रही हैं जी बिजनेस के जरिए सरकार तक अपनी मांग। कॉर्पोरेट टैक्स 30 से 25 पे ले आएंगे, ये साल उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए, तो इससे कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगी। क्या हैं सबसे बड़ी चुनौतियां? कहां फिसल सकती है सरकार? क्या मदद कर सकती है सरकार? ये जो होगा बजट, ये ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, इकोनॉमी को बूस्ट मिलनी चाहिए। फिक्की प्रेसिडेंट रशीद शाह का पूरा इंटरव्यू मोदी बूस्टर बजट 2018 कैप्टन स्पीक्स में शाम 4:30 बजे। तो खैर, अगर आप कल तैयारी कर रहे हैं तो एक खबर और अहम है जो आप जरूर ध्यान रखिएगा, और ये सोर्सेज के हवाले से हमको जीएसटी के रिगार्डिंग खबर आई है कि बायोडीजल व्हीकल, जिसको हम हाइब्रिड व्हीकल भी बोलते हैं, उस पे लेकर सरकार कुछ रेट कट कर सकते हैं, यानी कि डिस्काउंटिंग कर सकती है। ये टैक्स को लेकर 18 तारीख को एक बैठक होने वाली है। सिंचाई के उपकरण भी में भी कुछ जो अब जीएसटी लग रहा है करीब 18%, सरकार उसको भी 12% के ब्रैकेट में ले आएगी। तो ये बहुत अहम है, दोनों अहम चीजें हैं जिस पर आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। खैर, आईओबी के हिसाब से भी आप, क्योंकि इनका भी एक्सपोजर काफी अच्छा है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए आर सुब्रमण्यम जी जुड़े हैं, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। सर शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। सर, इस बार ये राइट ऑफ की पोजीशंस क्या है, ये कितना रैशनल है इस समय? एनपीए की सिचुएशन, अकाउंटिंग में ये एनपीए कितना है और ये कैसे राइट ऑफ हो रहा है इस समय? पहला चीज है, ये बैलेंस शीट न्यूट्रल एक्टिविटी है। मतलब ये काम करने के बाद बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, बैलेंस शीट का होल्डिंग पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, नेटवर्थ चेंज नहीं हो रहा है, इसका बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कोई चेंज नहीं है। आप बैलेंस शीट का आप देखेंगे तो आपके पास पेड अप कैपिटल है, देन यू हैव अ शेयर प्रीमियम, देन यू हैव अदर रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वगैरह वगैरह है। उसमें लास्ट में आपका अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी है। सो क्या होता है, नेटवर्क अराइव करने के समय इसको सेट ऑफ नेट ऑफ करके टोटल प्लस माइनस करके यू आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अभी ये करने में क्या मजा है, कोई एनीबडी हु इज एनालिस्ट विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट डजंट हैव एनी चेंजेस इन द इम्पैक्ट, बट ये करने के बाद whoever is able to see it, it will have a fair and true picture of the balance sheet. Intent तो वही है, intention of the fair and now ये कॉलम में माइनस है, ये कॉलम में प्लस है, ये माइनस एंड प्लस को नेट ऑफ करके तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दैट इज अ वन, दैट इज इसका पर्पस तो वही है। मिस्टर कुमार, एक और चीज आपसे जाननी है, ये कुछ रिकवरी का पाथ आपको क्लियर होता दिख रहा है? ये चांसेस कितने सर रिकवरी के, जो रिकवरेबल एसेट्स हैं
जिनसे आपको रिकवरी करनी ही है, जो आपकी बैलेंस शीट्स में बैड डेट्स नहीं है, जो प्रोविजनिंग है सिर्फ? नहीं, वो रिकवरी और ये सेट ऑफ का कोई संबंध नहीं है। वो रिकवरी है, हमारा अकाउंट है ना, वो अकाउंट बैंक में कोई भी लोन ले रखा है उनको तो राइट ऑफ कभी नहीं होता है। बैंक में एक चीज़ है टेक्निकल राइट ऑफ, टेक्निकल राइट ऑफ तो अलग चीज़ है। वो ये बैलेंस शीट का ये काम हम कर रहे हैं उसका संबंध नहीं है। हम लोग टेक्निकल रेट ऑफ के बारे में अब बोलना चाहता हूँ। मान लीजिए एक अकाउंट है, उसका प्रोविजन कर चुका है, प्रोविजन करने के बाद वो अकाउंट को टेक्निकली वी से दैट इट हैज बीन टेकन आउट ऑफ द बैलेंस शीट फॉर अराइविंग एट द ग्रॉस नेट NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। बट मान लो आप वो ब्रांचेस में लेडजर में पुराना बैलेंस कितना बैंक को वापस करना, वो तो ऐसे इट विल बी रिमेन एज इट इज। मतलब पर्सन बोरोयर कैन नॉट से दैट टेक्निकल रेट ऑफ हम आपको पैसा नहीं वापस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ही हैज टू पे द एंटायर अमाउंट। मान लो 100 रुपीज कोई बोरो किया है, उसमें प्रोविजन 50 है, बैलेंस 50 ओनली इन अवर बैलेंस बुक फॉर GNPA रेशियो। बट बोरोयर 100 रुपीज प्लस इंटरेस्ट वापस करना ही है, उसमें कोई रेट ऑफ कभी नहीं होता है। दिस इज नॉट द रेट ऑफ एट ऑल। दिस हम लोग अभी स्टॉक एक्सचेंज में EGM के लिए कॉल किया था, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ ओनली द बैलेंस शीट को एडजस्ट करके हमारा कैपिटल को ठीक दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है। एंड पेड अप कैपिटल इज नॉट चेंज्ड, so the ratios are not changed, book value is not changed, the users are not getting any differential treatment at all. In fact, it may in future we readjust that time frame for the dividend. That is not predictable, but the intent is that only to show a fair and true picture. ठीक है सर, शुक्रिया आपका सी बिजनेस को समय देने के लिए मिस्टर कुमार, और ये उम्मीद करते हैं कि खैर जो रिकवरी पाथ है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो। हालांकि ये चीज़ और नोटिस करने वाली है मार्केट के हिसाब से कि शेयर ने कुछ ज़्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं दिखाया। अगर आप पिछले 6 महीने का भी इसका मूव देखेंगे तो बाकायदा -5% इसने लॉस ही दिया निवेशकों को। तो IOBC तो बहुत उम्मीद है कि रिकवरी बहुत तेज़ी से हमको ज़रूर बनती हुई दिखे। खैर, मैनेजमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। SR पोर्ट के CEO राजीव अग्रवाल से भी हमने बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। उन्होंने खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग शाह से। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है SR पोर्ट के MD एंड CEO राजीव अग्रवाल। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जो आप नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सलाया और वाइजैक प्लांट के अंदर, तो कितना ये निवेश होगा और इससे बाद कितना कैपेसिटी में इंक्रीमेंट होगा? तो ये जो है इन्वेस्टमेंट हम पिछले कुछ सालों से कर रहे थे, और ये कोई 2900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 2000 करोड़ का सलाया में और 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वाइजैक में। इसमें सलाया में 20 मिलियन टन की कैपेसिटी है और इन वाइजैक इट इज़ 24 मिलियन टन। सो दोनों मिला के 44 मिलियन टन की कैपेसिटी ऐड होगी, और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं दोनों में। जो है वो बेसिकली बल्क प्रोडक्ट्स के पोर्ट्स हैं। ये सलाया में जो है ये कैपेसिटी जो है वो जनरल कार्गो, जनरल ड्राई बल्क का है, और इन वाइजैक इट इज आयरन ओर। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कंप्लीट हो गए हैं, और अब आगे चल के इनसे जो इनकम और इनसे जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, तो उससे आप मानते हैं जो कि ओवरऑल डेट है वो कितना कम होगा, और उसकी अगर आप टाइमलाइन बता पाएं। नहीं, डेट तो देखिए ऐसा था कि हमारा डेट जो था पिछले साल अबाउट $1 बिलियन, कोई 6500 करोड़ का 400 करोड़ का डेट था। और ये हमारे जो हमने एक डाइवेस्टमेंट किया था वाडीनार में, उसको $2 बिलियन में हमने डाइवेस्ट किया था, कोई 12,000 साढ़े 12,000 करोड़ में। तो उसमें हमारा 500 मिलियन का डेट कम हो गया। तो आज जो हमारा डेट है वो 500 मिलियन, कोई 3,200 करोड़ का डेट है। और ये सब कुछ मिला के जो एक्सपेंशन है सब कुछ मिलाने के बाद में 3,200 करोड़ का डेट है। और इसमें जो हमारा एबिडा है इस समय वो 140 मिलियन, कोई 900 करोड़ का है। और अगले साल में ये जो एबिडा होगा ये कोई 1,300 करोड़ का एबिडा होगा। तो अगर हम डेट इक्विटी का ये एबिडा टू डेट देखें तो बहुत ही हेल्दी रेशियो है
2.5 to 3 टाइम्स का है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत ही मतलब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादातर डेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा काफ़ी हेल्दी एबिटा और डेट का रेशियो। तो आप होपफुल है कि गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से आप एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं तो ये आगे चल के और इम्प्रूवमेंट होगा और डेट कम होगा? हाँ, तो इससे क्या होता है कि इसका मतलब यह है कि हमारे को और एक्सपेंशन करने के लिए स्कोप है। yes, क्योंकि हम और डेट भी ले सकते हैं और इक्विटी डाल सकते हैं, जो कि इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से आएगी जो हम लोग के इंटरनल अक्रूवल्स हैं, वो हम लोग वी कैन पुश इट बैक इनटू द इन्वेस्टमेंट। तो ये देखते हुए जो रेशियोज हैं वो काफ़ी अनुकूल हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। बजट 2018 से पहले जी बिजनेस पर उद्योग के सबसे बड़े चेहरे पहुंचा रही हैं जी बिजनेस के जरिए सरकार तक अपनी मांग। कॉर्पोरेट टैक्स 30 से 25 पे ले आएंगे, ये साल उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए, तो इससे कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगी। क्या हैं सबसे बड़ी चुनौतियां? कहां फिसल सकती है सरकार? क्या मदद कर सकती है सरकार? ये जो होगा बजट, ये ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, इकोनॉमी को बूस्ट मिलनी चाहिए। फिक्की प्रेसिडेंट राजेश शाह का पूरा इंटरव्यू मोदी बूस्टर बजट 2018 कैप्टन स्पीक्स में शाम 4:30 बजे।